चलिए, सो अब हम इकोनॉमी करंट अफेयर जो है वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से। उसके बाद फिर कल हमारा ऐसे रहेगा, पहले करंट अफेयर का क्लास होगा, उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स का क्लास होगा, जैसे भी मतलब हमारी सेटिंग बैठती है उसी के हिसाब से हम रखेंगे। सो अभी आप देख लीजिए, जो बेसिक मैं थिंग बोलती हूँ कि देर आर 3 to 4 पिलर्स हैं। उन्हीं पिलर्स के बेसिस पे हमें वही मेजर जो है चीजें जो इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। सो बेसिक फर्स्ट थिंग अगर हम लेकर चलें तो पहला आता है आपका फर्स्ट पिलर इज द फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट में जो फर्स्ट पॉइंट है इज अबाउट द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। कि फाइनेंशियल मार्केट में यू नो वेरी वेल दैट इन द फाइनेंशियल मार्केट देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज द कैपिटल मार्केट, अनदर वन इज कॉल्ड एज, हाँ जी, वैसे मन कर रहा है आपके लिए तालियां बजा दूं, मैं खुद ही बजा देती हूँ क्योंकि आप जो है इतनी तेज बारिश में आए हो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सो मैं बेसिकली पूछ रही थी कि अभी फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजें आती है। एक किस में निकल कर आता है, मनी मार्केट, दूसरा निकलता है क्या, कैपिटल मार्केट। एंड देन कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट, प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। अब ये तो हो गए दी बेसिक थिंग रिगार्डिंग द मार्केट। बट इस मार्केट में क्या होता है कि इस मार्केट में जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती हैं जो कि उस मार्केट को फंक्शनल बनाती है, जो कि उसको चैनलाइज करती है। सो फर्स्ट पार्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। अब ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन किनको बोला जाता है, ये बोला जाता है ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि मार्केट को फंक्शनल कर रहे हैं और वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग हाउसेस, ठीक है। सो ये तीन हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। अब बेसिक अगर हम लेकर चले कि इनका रोल क्या निकल कर आता है, इनका रोल ये निकल कर आता है कि ये इंस्टीट्यूशन को सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बोला जाता है। व्हाई, बिकॉज यही सिक्योरिटी मार्केट में एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं या फिर इन्हीं के थ्रू सिक्योरिटी मार्केट में काम होता है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली है क्या। सिक्योरिटी मार्केट इज नथिंग बट इट इज द मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। सो इट इज जैसे बोल दिया जाता है ना कि फिशरी मार्केट, तो फिशरी मार्केट में क्या है, वहां पर फिश का ट्रेड किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सिक्योरिटी मार्केट में सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स व्हाट, सिक्योरिटी का मतलब है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है। आई होप आपको शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। अब शेयर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में दोनों में ही डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जस्ट इतना सा है दैट कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है इन केस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और इन केस ऑफ कि जब कैपिटल को वापस किया जाता है। इक्विटी शेयर के पास वोटिंग पावर होता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर को प्रिंसिपल ओनर माना जाता है, किसका, कंपनी का। अगर आपने इक्विटी शेयर परचेज किए हैं तो ये माना जाएगा कि आप कंपनी के ओनर हो। एंड कहीं पर भी अगर आपको शेयर वर्ड दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा इक्विटी शेयर। और अगर कोई शेयर प्रेफरेंस शेयर होगा तो वो शेयर जो है लिखा जाएगा कि ये प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। अदरवाइज जो है ये यूं उस तरीके से वो हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है कि बिमल जलान जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट या फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, ये एक वेन्यू है, वेन्यू इज द प्लेस जहां पर बाइंग सेलिंग की जाती है। आज के टाइम पीरियड में तो चीजें बहुत ज्यादा सुधर गई है, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन होने लगी है। अगर आप ऑफलाइन में कहीं स्टॉक एक्सचेंज में जाते तो आप जो है पागल होकर निकलते, क्योंकि वहां पर इतनी तेज आवाजें, जो ब्रोकर होते हैं उनको सिर्फ यही काम होता है कि वो बस जोर जोर से जो है बोल रहे होते हैं। और ये पूरा ऐसा मार्केट होता है जिसमें मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है इतने से एरिया में, और सिर्फ वहां पर शोर ही शोर आपको सुनाई दे रहा है। मुझे बताइए दिल्ली में नेहरू प्लेस में आप कोई गए हो, नहीं गए हो, ठीक है। मतलब वो एक प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ मतलब आपको कुछ ठीक करवाना है, कुछ बिगड़ गया है या बड़ी मार्केट है इन द दिल्ली, ठीक है। वहाँ पे भी जाओगे ना, वहाँ पे आपको ऐसा ही लगेगा, वाइब्स वहाँ से ऐसी आएगी जैसे पुरानी मूवीज में होता था ना कि डॉन रहता है जहाँ पे। सो वो छोटी छोटी शॉप होती थी,
तो वैसा वाला जो है वाइब आपको निकल कर आएगा। ऐसा ही वाइब जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी इट इज अ प्लेस और अ एंटिटी जो क्या करती है, जो होल्ड करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इन अ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। सो व्हाट डू वी मीन बाय द डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म? इट मींस इट इज द फॉर्म व्हिच इज नॉट फिजिकल। सो वो जो वर्चुअल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज की, शेयर्स की, उसको हम डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में बोलते हैं। इसका मतलब है कि बैंक, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जब होल्ड करता है या असिस्ट करता है सिक्योरिटी ट्रेडिंग को, तो उसको हम डिपॉजिटरी के अंडर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी, दूसरी है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक स्टॉक एक्सचेंज हम पढ़ चुके हैं, अनदर वन इज डिपॉजिटरी। थर्ड वन आता है क्या, क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट दीज आर द हाउसेस जो कि क्लियर करते हैं बिटवीन द टू पार्टीज। सो टू पार्टीज कौन हो सकती है? वन कुड बी द बायर, अनदर वन इज द सेलर। सो दीज आर द इंटरमीडिएट्स बिटवीन द बायर एंड द सेलर ऑफ whom, ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको कोई डेटा, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई ट्रेडिंग डेटा आपको चाहिए होता है, का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आपने नेम सुना होगा ऑप्शन का, कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है? आपके पास ऑप्शन होता है टू बाय, एंड पुट में क्या होता है? आपके पास ऑप्शन होता है टू सेल। अब व्हेन यू वांट टू बाय, व्हेन यू वांट टू सेल, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो बिटवीन दो टू पार्टीज जब किसी भी ट्रांजैक्शन को क्लियर कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द क्लियरिंग हाउस। सो अब तीनों को ही बोला जाता है क्या, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। एंड सेबी ने लिस्ट किए हैं 7 क्लियरिंग हाउसेज को, जिसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है, दैट कि किसी भी तरीके की बॉडी विच इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज और द शेयर मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द सेबी। सो उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट में ही T+1 सेटलमेंट। T+1 सेटलमेंट जो है, अर्लियर क्या होता था? T+2 सेटलमेंट होता था, बट अभी इट चेंजेस इनटू द T+1 सेटलमेंट। अब ये है क्या? ऐसे आ सकता है T+1 सेटलमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द शेयर्स, इट इज रिलेटेड टू द शेयर मार्केट। क्या होता है कि इसमें ये बोला गया है कि कोई भी किसी भी तरीके की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो ट्रांजैक्शन 1 वर्किंग डे में होगी। द नेक्स्ट वर्किंग डे क्या होगा कि उसका कंप्लीट पेमेंट डिसबर्समेंट हो जाएगा, पेमेंट क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द T+1। T+2 में क्या होता था कि वर्किंग डे के 2 दिन बाद जो है उनका सेटलमेंट हो जाता था। अब ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज द Trade+1। अब इंडिया जो है सेकंड कंट्री बन गया है वर्ल्ड की, आफ्टर हुम? आफ्टर द चाइना, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने स्टार्ट किया है Trade+1 सेटलमेंट साइकिल इन द टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज में। सो अब आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है, टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज में हुआ है, ऑल सिक्योरिटीज में नहीं हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरा, हम सेकंड कंट्री है वर्ल्ड में ऐसा करने वाले। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चाइना। ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब 2001 तक स्टॉक मार्केट में वीकली सेटलमेंट सिस्टम होता था, फिर T+3 एंड देन मूव टू T+1 जो है 2003 में। T+1 में एक विद इन द डे मीन्स आज हुई है ट्रांजेक्शन, कल तक सेटलमेंट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। अब उसका फायदा क्या होगा? सो ये हो सकता है T+1 के जो बेनिफिट है वो आपको ऑप्शन में बनकर आ सकते हैं 1 2 3 स्टेटमेंट की फॉर्म में। पहला, ये बेटर लिक्विडिटी देता है इन्वेस्टर को, क्योंकि आज आपका ट्रांजेक्शन हुआ, कल पैसा मिल गया, आराम से लिक्विडिटी आ जाएगी। फास्टर रोलिंग ऑफ द फंड एंड द स्टॉक। अब आपको पता है यूजुअली हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि मान लो कि आपके पास पैसा है, तो आप कोई एक फ्लैट नहीं खरीद के रखोगे, क्योंकि आपको पता है फ्लैट को बेचने में ही इतना टाइम लग जाएगा और आपको इंस्टेंट फंड की जरूरत है तो नहीं मिलेगा। सो उस केस में आप क्या करोगे? बैंक में एफडी रख दो। एफडी इतनी जल्दी नहीं, एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बट एफडी इतनी जल्दी आपको नहीं मिल, आप इतनी जल्दी उससे मनी नहीं ले सकते हो। करंट अकाउंट में रखोगे, उतने पैसों पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। सो उसके बेसिस पे अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत इंस्टेंटली मैं उसको सेल कर सकता हूँ और कल ही मुझे पैसा मिल जाएगा, तो शॉर्ट टर्म में ये क्या प्रोवाइड करवा रहा है? ये फास्ट रोलिंग प्रोवाइड करवा रहा है। किसको? फंड्स को, स्टॉक को। अब क्योंकि मुझे कन्वीनियंट लग रहा है तो मैं स्टॉक जो है वो खरीदना और बेचना पसंद करूंगी। ठीक है।
नेक्स्ट जो है ये डिक्रीज करता है अनसेटल्ड ट्रेड, जो एक्सपोजर हो जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। मान लो कि 10-10 दिन तक पेमेंट अटकी हुई है, तो ऐसे में साइकिल पूरा जो है, फाइनेंशियल साइकिल जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो भी एक थिंग निकल कर आती है। एंड नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द कैपिटल ब्लॉक टू कवर द रिस्क ऑफ द ट्रेड। समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका प्रॉफिट इन्वॉल्व है या जो आपकी कैपिटल ब्लॉक है, अब वो अगर आपको नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैंने एस्टिमेशन लगा लिया कि 15,000 में मैंने कुछ खरीदा था, 20,000 में मैं उसको बेच रही हूँ, मुझे प्रॉफिट हुआ 5,000 का। मैं सबको बोल रही हूँ मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, पर मुझे 20,000 रुपीज़ मेरे हाथ में मिले ही नहीं है अभी तक। सिक्योरिटी तो जा चुकी है मेरे हाथ से, पैसा अभी तक आया नहीं है, तो उससे क्या हो जाता था, कैपिटल ब्लॉक हो जाता था, प्रॉफिट भी ब्लॉक हो जाता था। तो वो क्या करता था, हैम्पर करता था कि हम कोई ट्रांजेक्शन करें कि नहीं करें। तो वो भी एक जो है मेजर पॉइंट निकल कर आता है। ठीक है, सो T+1 सेटलमेंट से हमें ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट का मतलब क्या है? इट इज अ मार्केट जहां पर कमोडिटीज जो हैं वो ट्रेड की जाती होंगी। व्हाट आर द दोस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज? शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। ठीक है, ये सारे निकल कर आते हैं। अभी जब हम फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें हम लाइन से सारे बॉन्ड करेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। कंसोल बॉन्ड होते हैं, परपीचुअल बॉन्ड होते हैं, ग्रीन बॉन्ड होते हैं, ब्लू बॉन्ड होते हैं, स्क्रिप्स बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये इस काफ़ी सारे बॉन्ड्स होते हैं, तो वो हम सारे वहाँ पर करने वाले हैं। कमोडिटी मार्केट का मतलब है इट मींस द ट्रेडिंग वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द वेरियस कमोडिटीज जो है वो हम देखते हैं। क्या हुआ था कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का मर्जर हो गया था किसके साथ? सेबी के साथ। इस वजह से सेबी अब इसको रेगुलेट करता है। अर्लियर कौन रेगुलेट करता था? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ऐसे ही हमारे पास सिक्योरिटीज में वर्ड्स होते हैं, एक हम बोलते हैं फॉरवर्ड, दूसरा हम बोलते हैं फ्यूचर। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। अब ये फॉरवर्ड और फ्यूचर जो है वो क्या होते हैं? हाँ जी, और जो ये फॉरवर्ड और फ्यूचर क्या होते हैं? फॉरवर्ड और फ्यूचर ये होते हैं कि सपोज करो टू पार्टीज हैं, बायर एंड सेलर, तो वो आज कोई एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो फ्यूचर डेट को किसी सिक्योरिटी को कितने रुपीस में सेल या परचेज करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्चुएशन होती रहती है। अब आपके घर पे भी या आपने भी कभी ना कभी फॉरवर्ड ट्रेडिंग जरूर की होगी, नॉट इन द शेयर्स बट इन केस ऑफ द गोल्ड। गोल्ड के केस में क्या किया जाता है कि गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उस केस में क्या कर लेते हैं, आज मान लीजिए आपने ऑर्डर दिया है, तो आज आप रेट लिखवा लेते हो कि आज के रेट पे आप कर दीजिए। अब देंगे वो कब आपको? महीना बाद या 10 दिन बाद या 15 डेज के बाद। सो 15 डेज बाद या 10 डेज बाद फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तब आपको वो उस टाइम पे जो आपने 10 दिन पहले रेट डिसाइड किया था उसी रेट पे दे रहे हैं। उससे आपको लॉस भी हो सकता है, उससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट कब होगा? अगर प्राइस बढ़ गया, और लॉस कब होगा? अगर प्राइस कम हो गया। तो फॉरवर्ड क्या करता है, बट इससे आपको अश्योरेंस होता है कि आप फ्यूचर की फ्लक्चुएशन से अपने आप को सेव कर सकते हो। तो ये होता है फॉरवर्ड या फ्यूचर में। सो यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें मैंने कमोडिटी ली गोल्ड, यहाँ पर क्या होती है कमोडिटी? सिक्योरिटीज। अब ये जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, इट हैज़ रेगुलेटेड कमोडिटी मार्केट 1952 तक इन्होंने किया है। उसके बाद जो है फिर ये ट्रांसफर हो गया था किसको? सेबी को। ठीक है, आई मीन जो सेबी है वो बना था 1990s में, 1992 में। तो जैसे ही सेबी बना तो ये उसको वहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कमोडिटी का मतलब क्या है कि ये रॉ मटेरियल हो सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि सोल्ड, व्हीट, गोल्ड या क्रूड ऑयल भी हो सकता है। क्रूड ऑयल के केस में तो सबसे ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशंस आती है, सो उसके प्राइस को तो रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें भी क्या किया जाता है, फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू जो उसको हम रेगुलेट करते हैं कि आज ही हमने एग्रीमेंट कर लिया, फ्यूचर में जब हम इसको एक्सरसाइज करेंगे तब जो प्राइस आज डिसाइडेड है वही डिसाइडेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शेयर बायबैक। As I had mentioned earlier, there are two types of shares. One is called as the preference share, another one is called as the equity shares. अब सपोज करो कि किसी कंपनी का आपने शेयर परचेज किया है। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी क्या करती है? कंपनी अपना वैल्यूएशन करती है, एंड वैल्यूएशन करके सपोज करो कंपनी ने वैल्यूएशन किया कि उनका 20 लाख का जो है वैल्यू है। 20 लाख को उन्होंने डिवाइड कर दिया मान लीजिए कि 2 लाख शेयर्स के बेसिस पर,
एंड रुपीज कितना आता है, 10 रुपीज का एक शेयर निकल आता है, ठीक है, या फिर 2 लाख नहीं, चलिए 2 लाख ही कर लेते हैं, 10 रुपीज का एक शेयर निकल कर आता है। सो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इसके बेसिस पर ये थिंग निकल कर आती है दैट कि अब आप इस कंपनी के 2 लाख शेयर मान लीजिए इन्होंने अपने निकाले हैं, एक शेयर है 10 रुपीज का, सपोज करिए आपने जो है परचेज कर लिए हैं इसके 50,000 शेयर, तो 50,000 शेयर अगर आपने परचेज किए हैं तो 50 के शेयर जब आपने परचेज किए हैं तो 5 लाख के आसपास आपने अमाउंट दिया होगा, 5 लाख, हाँ 5 लाख के आसपास ही देंगे ना, हाँ, सो 5 लाख के आसपास का आपने पैसा दिया होगा। इट मीन्स कि इस कंपनी के 20 लाख में 5 लाख शेयर किसका है, आपका है, ठीक है। सो अब आपने ये कौन से शेयर परचेज किए हैं, ये आपने शेयर परचेज किए हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का फीचर क्या है, इक्विटी शेयर का फीचर ये है कि अगर आपने कंपनी के शेयर एक बार परचेज कर लिए और आप उसके शेयर होल्डर बन गए तो फिर अब उसके बाद आप कंपनी आपको ये 5 लाख रुपीस कभी वापस नहीं करेगी, या फिर आप कंपनी को जाके नहीं बोल सकते हो कि मैंने आपको 5 लाख रुपीस दिए थे मेरे वापस करो। ये होता है इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जब कंपनी सेल हो जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी को बेच दोगे, तब आपको ये अपना पैसा वापस मिल सकता है। बट कंपनी अपने लाइफ टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा जो उन्होंने पैसा दिया है वो पैसा वापस नहीं करती, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इन शेयर्स के बदले में जो कंपनी को डिविडेंड देना होगा, कंपनी वो डिविडेंड दे देगी जब भी जब भी उनको टाइम लगता है। मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। किस रेट से देंगे, वो रेट जो है ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होती है। अगर प्रॉफिट होता है तो उनको उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में मिल जाता है, जो कैपिटल का प्रोपोर्शन होगा उसी प्रोपोर्शन में उनको मिल जाता है। वोटिंग राइट जो है वो भी उनको मिलेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट निकल कर आता है। अब मान लीजिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, 20 लाख रुपीस जो है मैंने अपनी कंपनी का वैल्यूएशन निकाला, मैंने 20 लाख के शेयर 2 लाख शेयर निकाले 20 लाख रुपीस के। एंड ऐसा करके क्या हुआ, मान लीजिए कि इतना मेरा मन नहीं माना, मैंने जस्ट क्या किया, मैंने जस्ट 2 लाख शेयर थे मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख शेयर बेच दिए। अब 1 लाख शेयर बिके मेरे, उससे क्या हुआ, 10 लाख रुपीस मेरे पास आए। तो इससे क्या हुआ दैट 10 लाख रुपीस जिसने भी खरीदे होंगे वो मेरी कंपनी का 10 लाख से ओनर बन जाएगा। कितने से ओनर बनाया वो, 50% से। उसने क्या खरीदा, इक्विटी शेयर। मैं कल को जाके उसको ये नहीं बोल सकती ये ले पकड़ अपने 10 लाख रुपीस, उसी को जाके डायरेक्टली कि पकड़ अपने 10 लाख रुपीस और मेरी कंपनी की ओनरशिप मुझे वापस कर दे। बट मैं उस टाइम मुझे पैसों की जरूरत थी, अब मुझे ये लग रहा है कि ये इसने क्यों खरीदे मेरे कंपनी के शेयर, या मैंने अपनी कंपनी के शेयर क्यों बेचे, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के शेयर, मेरी ओनरशिप भी जा रही है इसके साथ। तो इस वजह से फिर क्या किया जाता है, कंपनी अपने, क्योंकि इक्विटी शेयर को तो पैसा वापस कर नहीं सकती है, इसीलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी पीछे से जाती है कहाँ, स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर खुद ही खरीद लेती है पैसा देके। सपोज करो मैंने स्टॉक मार्केट में जाके अपने शेयर खुद ही खरीद लिए, तो उससे ओनरशिप वापस मुझे ट्रांसफर हो जाएगी। अब आप बोल रहे हो कि अभी तो आपने बोला कि उस पर्सन को नहीं जाके आप बोल सकते हो और अभी आप खरीद रहे हो, तो पर्सनली नहीं किया जा सकता, स्टॉक मार्केट के थ्रू किया जा सकता है। और इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, शेयर बाय बैक, दैट यू आर बाइंग योर शेयर बैक। तो आप शेयर अपने खुद से ही खरीद रहे हो। सो ये क्या है, ये एक तरीके का शेयर रीपरचेज है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरीके का कॉर्पोरेट एक्शन होता है टू बाय बैक इट्स ओन आउटस्टैंडिंग शेयर। कहाँ से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। बट कहाँ, ये मार्केट में होता है। काम कैसे करता है, अब जस्ट टेल मी, आप क्यों दोगे मुझे ये 10 लाख रुपीस के शेयर, क्यों
मैं खरीदना चाहती हूँ माना, क्योंकि मुझे ओनरशिप चाहिए अपनी कंपनी की, आप क्यों बेचना चाहोगे, है ना। इस वजह से ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसे किया जाता है, ये प्रीमियम पर किया जाता है। कि मान लो कि शेयर कितना है 100 का, मैं बोल रही हूँ मैं आपको 120 दूंगी, बस आप ये शेयर बेच दो। 20 का जो लालच आपको लगेगा उसमें आप बेच दोगे और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा। सो ध्यान आप दीजिएगा, डिस्काउंट पर नहीं होता, प्रीमियम पर होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। सपोज करिए अगर 100 का है कोई प्रोडक्ट, आपको मिल रहा है 80 में, तो आप क्या बोलोगे, डिस्काउंट पर मिल गया। और अगर आपको मिल रहा है 120 में, तो आप बोलोगे क्या, ये प्रीमियम पर दिया जा रहा है। प्रीमियम मींस कॉस्टली, ठीक है, प्रीमियम मींस कॉस्टली। अब लिमिट क्या होती है, जो मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी बायबैक की, वो होती है 20% और लेस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल जो कि आपने इशू की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाख के शेयर थे मेरे पास, 1 लाख के शेयर ही मैंने आगे सेल किया है, तो इट मींस 10 लाख रुपीज क्या हुई, पेड अप कैपिटल। 10 लाख रुपीज क्या हुई, पेड अप कैपिटल। वो कैपिटल जो कि पे की जा चुकी है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे 1 लाख शेयर 10 रुपीज पर से गए हैं। अब आप मुझे देने आए हो कितने, 10 लाख रुपीज। बट मैं क्या कर देती हूँ, मैं आपको बोल देती हूँ कि अभी आप मुझे 8 रुपीज ही दे दो, 2 रुपीज अभी मत दो। समझ रहे हो आप। आपने मेरे 1 लाख शेयर खरीदे हैं, एक शेयर का प्राइस कितना है 10, आपको मुझे कितने रुपए देने हैं, 10 लाख रुपीज। मैं आपको बोल देती हूँ आप अभी 10 लाख मत दो मुझे, आप अभी 8 लाख दे दो, 2 लाख जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तब आपसे ले लूंगी। ठीक है, समझ आया। अब वो कैपिटल जो कि पे की जा चुकी होती है, कितना पे कर चुके हो आप, 8 लाख, तो 8 लाख वुड बी कंसीडर एज द पेड अप कैपिटल। ठीक है, समझ आया कि नहीं। ठीक है, सो ये 8 लाख मानी जाएगी क्या, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मींस द कैपिटल विच हैज बीन पेड, और उस पेड अप कैपिटल का कितना परसेंट आप बाय बैक कर सकते हो, ओनली 25% एक बार में। ठीक है, सो इतना ही किया जा सकता है। बेनिफिट क्या होता है कि ये एक अल्टरनेटिव टैक्स एफिशिएंट वे है, सो दैट कि आप अपने शेयर होल्डर को मनी जो है रिटर्न कर सकते हो और आप धीरे धीरे ओनरशिप जो है अपने आप को ट्रांसफर करवा सकते हो। तो ये पॉइंट निकल कर आता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, सेबी, बट एक्सक्लूसिवली नहीं करता है। अदर लाइक कभी कभी गवर्नमेंट कर सकती है, आरबीआई का भी थोड़ा रहता है, मतलब बाकियों का भी रहेगा, बट मेजर किसका रहेगा, सेबी का रहेगा। रजिस्टर्ड कौन करता है, इसको रजिस्टर्ड भी सेबी ही करता है। अब कितनी एजेंसीज हैं हमारे पास, हमारे पास 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है, जस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि इन्हें इंस्टीट्यूशंस को रेट करना है, सो दैट कि उसके बेसिस पर हम उन्हें क्रेडिट दें या नहीं दें। सो इसमें क्या किया जाता है, इसमें रेटिंग दी जाती है। मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उनको रेटिंग दी जाएगी ट्रिपल ए का मतलब क्या है कि इनको जितने लोन दिए गए थे इन्होंने टाइम पर पे कर दिए हैं। आप मुझे बताइए, सिविल स्कोर होता है ना क्रेडिट कार्ड का, वो सिविल स्कोर क्या है, वो इंडिविजुअल का स्कोर है कि ये पर्सन अपना टाइम पर जो भी ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट है, ये पे कर रहा है। सो ऐसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती हैं कंपनीज को, अगर उन्होंने लोन लिया था तो उन्होंने टाइम पर दिया है कि नहीं। जितनी ज़्यादा आपका स्कोर होगा, जितनी ज़्यादा आपकी रेटिंग होगी, उतना इजीली आपको कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन लोन देना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि आपकी हिस्ट्री रही है, आप पे कर देते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इज इट ओके। नेक्स्ट आ जाता है रेटिंग शॉपिंग। रेटिंग शॉपिंग क्या है, ये एक प्रैक्टिस है ऑफ एन इशूअर, जो कि क्या करता है, जो चूज करता है रेटिंग एजेंसी को। रेटिंग शॉपिंग, आप अपनी रेटिंग का शॉप कर रहे हो, कि आप ये चूज कर रहे हो कि कौन सी रेटिंग एजेंसी मुझे रेट करेगी। सो हमारे पास 7 रेटिंग एजेंसीज हैं, तो उसके बेसिस पे वो बता देते हैं कि कौन हमें जो है रेट करने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट द हाईएस्ट रेटिंग एंड
जिसमें सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा लिबरल, या अगर मैं बोलूँ तो बहुत ढीला ढाला सा क्राइटेरिया हो, क्योंकि जितना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होगा उतनी कम रेटिंग मिलेगी, जितनी कम रेटिंग मिलेंगे उतने कम चांसेस है कि हमें लोन मिल सकता है। तो वो वाला पॉइंट भी जो है निकल कर आता है। नेक्स्ट आ जाता है, एक बारी सारे करवा देती हूँ फिर पढ़ने को दूंगी आपको, फिर आप कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है क्या, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। हो ही गए हैं बस, नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो इज द लास्ट वन। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसका एम होता है कि कुछ स्पेसिफिक बेनिफिशियल सोशल या इन्वायरमेंटल इफेक्ट लेकर आने हैं इन एडिशन टू द फाइनेंशियल गेन। एक्सटर्नैलिटी वर्ड सुना होगा आपने, एक्सटर्नैलिटी वर्ड सुना है? ओके, होता क्या है, थोड़ा कुछ बता सकते हो? ये वर्ड ओके चलिए, एक्सटर्नैलिटी जो ये एक वर्ड है इसका मतलब क्या है कि आपके किसी एक्ट की वजह से थर्ड पार्टी पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी। दैट कुड बी पॉजिटिव एंड दैट कुड बी नेगेटिव एज वेल। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि यूजुअली क्या हुआ कि किसी रिमोट एरिया में क्राइम और ये सब कुछ ज़्यादा होता था। क्या हुआ कि एक रिमोट एरिया में आपने एक इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगाई तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं पहले क्या करते थे, वो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे एंड अल्कोहल कंज्यूम करते थे, स्मोकिंग करते थे, दिस एंड दैट। सो फिर क्या हुआ कि फिर आफ्टर जब आपने वहाँ पर सेटअप कर दी, पहले तो उन्होंने यही किया कि आपके अगेंस्ट गए, बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट देना आप स्टार्ट किया आपने और वो एम्प्लॉय होने लगे। एम्प्लॉयबल हो रहे हैं तो इट मीन्स पूरा दिन वो काम पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं तो पैसा भी आ रहा है, और दूसरा ये सारे क्राइम भी कम हो रहे हैं क्योंकि खाली बैठे हुए तो फिर क्राइम ही होता है। अब एक पार्टी हो आप क्योंकि आपने सेटअप किया है, दूसरी पार्टी है वो क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वो डायरेक्टली रिलेटेड है। बट इस एक्ट की वजह से जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, लाइक लेडीज हैं, लेडीज और बच्चे जो हैं, अब उनके घर में पैसा आ रहा है, वॉयलेंस कम हो रहा है और अल्कोहल और स्मोकिंग ये सब नहीं हो रहा है धीरे धीरे, तो उस वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि किसी रिमोट एरिया में कोई हमने इंडस्ट्री लगा दी एंड उससे क्या है, हार्मफुल जो है गैसेज और ये सब कुछ निकल रहा है, उसकी वजह से आसपास में रहने वाले लोगों को दिक्कतें होना स्टार्ट हो गई है और अब उन्हें मेडिकल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। मान लीजिए जल्दी जल्दी उनका गला खराब होने लगा है तो उनको फिर से दवाई लानी पड़ती है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, सो ये वर्ड होता है एक्सटर्नैलिटी। अब इसी से रिलेटेड वर्ड है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, दैट यू नीड टू इन्वेस्ट देयर जहां पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। देखो आप इन्वेस्ट क्यों करते हो, टू अर्न द प्रॉफिट, इंटरेस्ट अर्न करना है आपको, उसके लिए करते हो, तो इंटरेस्ट तो अर्न हो आपको, बट आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में करो जिस प्रोजेक्ट में आपको अदर बेनिफिट भी देखने को मिले। वो अदर बेनिफिट क्या हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल हो सकता है या फिर वो सोशल हो सकता है। कौन कौन से सेक्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इसमें इंक्लूड किया गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन, माइक्रो फाइनेंस, अफोर्डेबल एक्सेसिबल बेसिक सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब जो है इंक्लूड किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल कर आता है वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट। अब वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट के लिए हम देख लेते हैं। सपोज करिए कि मनीषा जो है वो है इंडियन, सपोज का क्या करें है ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट है नितिका, सपोज करिए ये है यूएसए से, कहाँ से, श्रीलंका, चलो श्रीलंका से कर लेते हैं। यूएसए से थोड़ा फील आ जाता, ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं, श्रीलंका से कर लेते हैं। अब जो मनीषा है वो इंडियन है और सपोज करो उनका जो अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन बैंक में ही है। इंडियन बैंक चलिए हम बना लेते हैं किसको, एसबीआई को। एसबीआई तो फिर भी थोड़ा सा बढ़िया लगता है देखने में, हम तो पीएनबी को बनाएंगे।
पीएनबी में किसी रूरल एरिया में अकाउंट ओपन करवा के देखो आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए फॉरवर्ड एंड फ्यूचर जो है वर्किंग बिल्कुल सेम होती है इनकी, बट क्या होता है वैरायटी हम बोल सकते हैं ना, वैरायटी के फॉर्म में होता है ये। और किसी का कोई क्वेश्चन? नेगेटिव भी हो सकता है, बट व्हाई वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन द नेगेटिव इम्पैक्टेड एरिया? इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इज द वर्ड विच इज पॉजिटिव, मीन्स आपको इन्वेस्टिंग करनी है, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग करनी है, और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग वही होगी जो कि किसी पॉजिटिव एरिया में होगी, ठीक है। इफ योर इन्वेस्टमेंट इज ब्रिंगिंग नेगेटिव इम्पैक्ट, व्हाई वी वुड लाइक टू प्रमोट यू और इनकरेज यू? हम तो रिस्ट्रिक्ट ही करेंगे ना, या तो हम उस प्रोजेक्ट को जो है बंद ही करवा देने वाले हैं, तो ये होगा, ठीक है। चलिए अब इंडियन बैंक फॉर एग्जांपल पीएनबी, तो मनीषा का जो अकाउंट है वो सिर्फ पीएनबी में ही है, और मनीषा को नहीं पता कि दुनिया में और क्या चल रहा है, और बस पीएनबी में बस पैसा कमाना है और पीएनबी में डाल देना है। काम क्या करती है मनीषा प्राइवेट लिमिटेड जो है, लाइक विमेन वियर ये बनाती हैं, और विमेन वियर ये बनाकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस ये तरीका जरूर निकाल दिया कि श्रीलंका में ये उसको क्या कर रही है, ये उसको कर रही है एक्सपोर्ट। ये क्या कर रही है एक्सपोर्ट। अब श्रीलंका में नीतिका को ये एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब क्या है कि नीतिका को पेमेंट करनी होगी किसको, मनीषा को, ठीक है। एंड मनीषा और नीतिका के बीच में जो पेमेंट होगी वो पेमेंट फॉर एग्जांपल अभी तो क्या किया गया है, आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि इंडियंस जो है इंडियन रूपी में जो है ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है, बट श्रीलंका से और मींस नीतिका और मनीषा के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो ये नहीं है कि आप शॉप पे गए हो और आपने ये लाइक पेमेंट कर दिया, ये कंसाइनमेंट बेस्ड होता है एंड ये अदर मींस के थ्रू होता है, तो पैसा इतनी आसानी से नहीं आ सकता। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं कुछ बीच में पोर्टल जो हमें हेल्प करेंगे इसके लिए। अब या तो ये हो कि नीतिका का पैसा जो है वो श्रीलंका के बैंक में डिपॉजिट है, नीतिका का पैसा श्रीलंका के बैंक में डिपॉजिट है। नीतिका क्या करती है, नीतिका अपना चेक बना के दे देती है, और जो मनीषा है वो मनीषा को चेक दे देती है, और मनीषा वो चेक को जो है डिपॉजिट करवाती है और वो वहां से पेमेंट ले लेती है। बट मनीषा फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो वो श्रीलंका के बैंक से पैसा भी नहीं निकाल सकती है चेक के थ्रू। और मनीषा ने क्या किया, नीतिका का चेक अपने बैंक में दिया पीएनबी में, पीएनबी वालों ने बोल दिया हमें तो कुछ नहीं पता ये क्या है, ठीक है। सो मनीषा के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, इतने कपड़ा भेज दिया है, पैसा के नाम पे जो है ये कागज मिला है। सो उस सिचुएशन को व्हेन वी नीड टू ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द लाइक कि पेमेंट की फॉर्म में अगर जब हमें करना होता है तो तब काम आता है वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट। इसमें एक और जो है वर्ड आता है विच इज कॉल्ड एज द कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग रिलेटेड टू दी वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट। कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक बैंक जो होता है वो दूसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करता है। एक बैंक जो होता है वो दूसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करता है। अब ये पूरा फंक्शन आराम से हो जाता अगर नीतिका चेक देती किसका, श्रीलंकन बैंक का, एंड श्रीलंकन बैंक की ब्रांच होती कहाँ, इंडिया में, और उस ब्रांच में जाकर वो वहां से आराम से सेटल करवा लेती। तो अगर ब्रांच होती तो ये काम आराम से हो जाता, पर ब्रांच नहीं है और पीएनबी श्रीलंकन बैंक से रिलेटेड नहीं है, तो अब रोल किसका आता है, रोल आता है कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग का। बैंक्स अपने आप में एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज या ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि श्रीलंकन बैंक बोलता है किसको, पीएनबी को, कि आप इंडिया में श्रीलंकन बैंक की तरह काम करो,
अगर आपके पास कोई श्रीलंकन बैंक वाला आता है, मीन्स कि आप पीएनबी तो रहो इंडिया वालों के लिए, पर हमारे भी एक श्रीलंकन बैंक ब्रांच की तौर पर काम करो। सो अब फिर हम बोल सकते हैं कि पीएनबी बैंक इज अ कोरेस्पोंडेंट बैंक विच इज रिप्रेजेंटिंग द श्रीलंकन बैंक। समझ आ गया? तो ये होता है कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। तो क्यों, अगर मान लो कि ब्रांच होती श्रीलंकन बैंक की फिर तो दिक्कत नहीं होती, पर नहीं है तो श्रीलंकन बैंक बोल देता है पीएनबी को कि आप मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करो। तो अगर नीतिका आपको, मतलब नीतिका चेक देती है मनीषा को, और मनीषा श्रीलंकन बैंक का चेक लेकर आती है कहाँ, पीएनबी में, तो आप उसे सेटल कर देना और आपको जो भी अमाउंट होगी वो हम सेटल कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम कर रहे हो। ठीक है, इज इट ओके? फाइन। सो अब ये ट्रांजैक्शन करने के लिए अकाउंट ओपन करवाने पड़ते हैं, और वो अकाउंट कौन से होते हैं? नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो। एज द नेम सजेस्ट, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट जो है ये कुछ नहीं है, ये अकाउंट ही है एक तरह का, बट ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना अकाउंट है तो उसको बोलेंगे क्या? नोस्ट्रो। याद कैसे रखोगे? नोज किसकी होती है? अपनी, तो नोस्ट्रो अकाउंट आर। ठीक है। वोस्ट्रो मतलब वश में करना, वश में किसको करोगे? दूसरे को, तो मीन्स योर। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। अब पीएनबी बैंक में, अब इन दोनों श्रीलंकन बैंक और पीएनबी बैंक के बीच में जो ये ट्रांजैक्शन होगी ये किसी अकाउंट के थ्रू ही होगी ना। श्रीलंकन बैंक को इधर ओपन करना है, पीएनबी को उधर ओपन करना है। ठीक है। पीएनबी बैंक में जो अकाउंट ओपन होगा ये ट्रांजैक्शन करने के लिए उसको बोला जाएगा क्या? नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है। इसमें एक अकाउंट ओपन हुआ है, सपोज करो इस अकाउंट का नंबर क्या है? 6297 जो ये अकाउंट ओपन हुआ है, इस अकाउंट को पीएनबी बोलेगा क्या? नोस्ट्रो अकाउंट। और इस अकाउंट को श्रीलंकन बैंक बोलेगा क्या? वोस्ट्रो अकाउंट। दिस 6297 account number is a nostro account for the PNB but it is a vostro account for the Sri Lankan bank. ठीक है, इज इट क्लियर? तो आपने क्या देखा? आपने तीन चीजें समझी, एक कोरेस्पोंडेंट, एक नोस्ट्रो, एक वोस्ट्रो। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट अलग अलग नहीं होते, ये पर्सपेक्टिव की बात होती है। जब आप खुद का ही अकाउंट देख रहे हो इट इज अ नोस्ट्रो अकाउंट फॉर यू, जब कोई और आपके अकाउंट को देख रहा है तो वो बोल रहा है वोस्ट्रो अकाउंट। कोरेस्पोंडेंट बैंक का मतलब होता है एक रिप्रेजेंटेटिव बैंक, जो बैंक दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करता है उसको हम बोलते हैं क्या? कोरेस्पोंडेंट बैंक। यहाँ पर कौन सा बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है? पीएनबी बैंक। किसको कर रहा है? श्रीलंकन बैंक को। तो इस वजह से इसको बोला जा सकता है क्या? कोरेस्पोंडेंट बैंक। यहाँ मनीषा और नीतिका को कुछ भी नहीं करना, यहाँ काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहे हैं। तो इस वजह से जो भी अकाउंट ओपन होगा, जिस भी अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी उसको हम नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो बोल देंगे। इज इट ओके? अब यहाँ देख लीजिए ये क्या है? दीज आर द टू डिफरेंट टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेम बैंक अकाउंट। ठीक है, जो कि आपने समझ भी लिया है। और ये टर्म यूज की जाती है जब एक बैंक के पास दूसरे बैंक की मनी होती है एज ए डिपॉजिट। और ये क्यों होती है? मोस्टली ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग या किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के केस में ही होती है। वोस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, नोस्ट्रो का मतलब होता है आर्स। ठीक है। सो जिसमें क्या है? इट इज एन अकाउंट एक कोरेस्पोंडेंट बैंक होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक, एंड यहाँ पर इट इज अनदर सेट ऑफ अकाउंट बिटवीन टू बैंक फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए जो किया जाता है। ठीक है, एकदम क्लैरिटी आ गई आपको नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो को लेकर। सो यही आपका जो है रहेगा। हाँ जी, हाँ, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। चलिए, सो इसके साथ ही आपका जो फाइनेंशियल मार्केट वाला पॉइंट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है।
आप अब इसका एक बारी रीडिंग ले लेंगे, ठीक है? मैं ऊपर करती चली जाऊंगी। ये आपके पास अपलोड हो चुका है? अपलोड भी नहीं हुआ है, अदरवाइज मैं यहाँ पर ये ओपन कर देती हूँ। हाँ जी, हो गया है? नहीं हुआ है? अल्फिया, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। हाँ जी, मैंने मैसेज किया है, देखते हैं अभी अपलोड हो जाएगा। जैसे ही होता जाए मुझे बताते जाना, मैं इसको ऊपर करती जाऊंगी। अभी स्क्रीन पे से पढ़ लीजिए। हाँ जी हर बोल, कल से 2 क्लासेस होंगी फॉर 5 डेज। अच्छा, आपको नहीं पता था? कल से 2 क्लासेस होंगी फॉर 5 डेज, एक इको का क्रैश कोर्स और दूसरा करंट अफेयर का। और बस फिर 5 डेज में आपको फेयरवेल कर देंगे। कर दूं ऊपर? हो गया? सो मयूरी इज आस्किंग कि मैम कमोडिटी मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट है ना? सो कमोडिटी मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट है, बट वहाँ पर जो ट्रेड किया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज में किया जाता है। मान लीजिए कि हम एग्जैक्टली परचेज नहीं कर रहे हैं उतने अमाउंट में, बट उनका रिप्रेजेंटेटिव हम परचेज कर रहे हैं, एक इंडेक्स नंबर हम परचेज कर रहे हैं, तो वो होता है। नेक्स्ट अर्शदीप का क्वेश्चन है कि मैम आरबीआई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट कर सकती है। सो मेजर, हेलो नितिका, श्रीलंका से आ गए बहुत जल्दी, श्रीलंका से आ गए जल्दी। ओके 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 ओके, देन गुड देन गुड। ओके, सो बेसिकली मैं क्या बता रही थी अभी आपको? हाँ, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट कर सकती है कि नहीं? जो मेजर रेगुलेशन होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर, वो होता है सेबी का। अब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का फंड बेसिस पर जो लिस्ट है वो इशू करता है। सो प्राइमर जो मतलब जो प्राइम कंट्रोल रहेगा वो रहेगा सेबी का, बट एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं रहेगा। एक्सक्लूसिव मीन्स व्हाट, कि सिर्फ सेबी ही करेगा। तो आरबीआई भी इनको रेगुलेट करता है। नॉट ओनली द आरबीआई, बट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंटरवीन इन देयर फंक्शन। गवर्नमेंट से भी मेरा मतलब क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो उनके थ्रू भी किया जा सकता है। इज इट ओके? ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर देते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में जो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, इट इज द नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या होता है? ये एक तरीके का, एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ फाइनेंशियल स्विच। सो इट्स प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी कि आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो। सो ये बेसिकली क्या है? ये एक इंडिया का लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, किसका? ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स का।
जो भी एटीएम्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपका तो किसी अनदर बैंक में अकाउंट है, बट आप वो अपने कार्ड से कहीं भी किसी भी बैंक के एटीएम से जो है आप स्विच कर सकते हो, आप जो है मनी जो है निकाल सकते हो। सो ये डेवलप किन्होंने किया था, इट इज डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद। बट ये आता किसके अंडर है, आरबीआई के अंडर। तो अगर ये हैदराबाद वाला पॉइंट ना भी आए तो भी आप ये बोल सकते हो कि ये आरबीआई के अंडर आता है। अभी आरबीआई ने क्या किया था, एक तो आरबीआई, दूसरा आईबीए। आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईबीए इज द इंडियाज बैंक एसोसिएशन। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर जो पेमेंट को सेटलमेंट करने की बेसिक लाइक कि आप ऑनलाइन पेमेंट को सेटल कर रहे हो या नॉर्मली आप पेमेंट को सेटल कर रहे हो, तो इसके लिए इन्होंने एनपीसीआई, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश किया था। एंड देन फिर इन्होंने क्या बोला कि सारी की सारी पेमेंट रिलेटेड सेटलमेंट, सारी की सारी पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो कौन रेगुलेट करेगा, वो एनपीसीआई रेगुलेट करेगा। सो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज नेशनल फाइनेंशियल स्विच, as they are saying, it is developed by a institution which is under the RBI, बट अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इट इज रेगुलेटेड बाय whom, तो आप एनपीसीआई आएगा तो ठीक करोगे, अगर आरबीआई आया तो ठीक करोगे, अगर एनपीसीआई एंड आरबीआई दोनों आया तो आप एनपीसीआई करोगे, ठीक है। इट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाई? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन द आरबीआई, बट इमीडिएटली ये कौन इसको करता है, एनपीसीआई, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007, उसके थ्रू स्टैट्यूटरी पावर्स इसको प्रोवाइड करवाई गई है। अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये जस्ट क्या करता है, ये इनेबल करता है एक इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन हूम, बिटवीन द बैंक स्विचेस, इस तरीके से कि ट्रांजैक्शन जो है कनेक्टेड बैंक ने जो एटीएम दिया है और किसी भी एटीएम में जाकर आप जो है वहां से मनी जो है निकाल सकते हो, तो वो कैसे भी किया जा सकता है। डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि इट टेकन ओवर फ्रॉम दी IDRBT NPCI in 2009। सो 2009 में एनपीसीआई ने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन जिन्होंने डेवलप किया है, क्योंकि जिन्होंने डेवलप किया है अर्लियर ओनली दे आर रेगुलेटिंग, बट उसके बाद जैसे एनपीसीआई आया उन्होंने जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। सो 2007 एक्ट के थ्रू आ गया था, 2009 में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। सर्विस क्या ये प्रोवाइड करवाते हैं, दे एक्सटेंड सर्विसेज टू द नॉन बैंकिंग एंटिटीज विद द वाइट लेबल एटीएम्स। सो वाइट लेबल एटीएम्स बता सकते हैं क्या होता है, मिक्स वाइट लेबल, वाइट लेबल, ओके, वाइट गुड्स नेम सुना है आपने, ओके, वाइट गुड्स, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, just read this line. इस लाइन को आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से। इसी में आंसर है। Those who are not working those who are not working as a bank, NBFCs, financial institutes, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, अर्लियर जो बैंकिंग एंटिटीज होती थी वो वही एटीएम देखिए, यूजुअली क्या होता है, ये पूरा का पूरा फंक्शन एक लूप की तरह चलता है। वो कैसे कि कोई बैंक है, बैंक के पास पावर है, या बैंक का वर्किंग कैसे चलता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो इफ दिस इज द बैंक,
बैंक में क्या होगा, पब्लिक जो है वो अपना पैसा क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी, एंड देन बैंक क्या करेगा, बैंक आगे किसी कॉर्पोरेट को, ये कॉर्पोरेट को क्या करेगा, एज ए लोन देगा, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट देगा, एंड देन बैंक हैज टू पे द इंटरेस्ट, but there is a huge difference between the interest being received or being paid, उसमें होगा फाइन। तो अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, दैट कि ये जो डिफरेंस है इसी से बैंक का रनिंग चल रहा होता है, बिकॉज you had deposited your money into the bank, that's why bank can provide you any like card या something so that कि आपकी ये deposited money represent हो। so अगर money मैंने deposit करी है तभी बदले में मुझे एटीएम मिलेगा, समझ रहे हो, मीन्स द डेबिट कार्ड और द क्रेडिट कार्ड, समझ आ रहा है ना आपको। अब ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, दैट इन दोनों में से बैंक के लिए एसेट क्या है, लोन और डिपॉजिट में से बैंक के लिए एसेट क्या है, लोन एसेट है, 100%, 1000%, मैंने पढ़ाया था, ओके हाँ जी, ऑनलाइन, और डिपॉजिट लाइबिलिटी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो अब बेसिकली क्या है, अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसीज, एनबीएफसीज काम कैसे करती है, एनबीएफसीज का क्या ये प्रिंसिपल है दैट दे आर गोइंग टू आस्क डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, नहीं, उनको क्या करना होता है, दे हैव टू सर्च फॉर द सोर्स ऑफ देयर फाइनेंसिंग, एंड देन फिर वो उसको आगे मतलब पैसा घुमाते हैं, वो कैसे, मे बी वो लॉन्ग टर्म का लोन ले लें, शॉर्ट टर्म में 10 लोगों को दे दें, और वो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस हो उससे उनका पैसा अर्न हो। जैसे आपने देखा होगा कि कितने सारे मार्केट में भी ऐसे ही करते हैं, इन्होंने इनको इंटरेस्ट पे दिया हुआ, उन्होंने उसको दिया हुआ है, पैसा घूम रहा है और उस तरीके से पैसा जो है वो वापस मिल रहा है। सो इस तरीके से अगर हम लेकर चलें तो ये थिंग निकल कर आती है कि अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया मनी तो आपको बदले में एटीएम भी तो नहीं मिल सकता, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक में अगर हम बात करें पेटीएम, अर्लियर पेमेंट बैंक में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते थे, बट अब कर सकते हो, कितना, 2 लाख रुपीस तक, 2 लाख तक का उसका लिमिट रखा हुआ है। अब 2 लाख तक का लिमिट है तो इस वजह से बोला जाता है कि क्योंकि 2 लाख तक का है तो फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू हो सकते हैं। नॉर्मली भी अगर मैं इन जनरल बोलूं तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू करने की परमिशन नहीं दी गई है, टू हुम, टू द पेमेंट बैंक। बट आपने देखा होगा कि पेटीएम जो है पोस्ट पेड का फैसिलिटी देता है, देखा है कि नहीं, पेटीएम देता है ना, सो वो भी क्या हो गया, काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड टाइप ऑफ फैसिलिटी हुआ कि नहीं हुआ। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि पूरा का मतलब परमिशन नहीं है, बट वर्किंग मैकेनिज्म इस तरीके से हो रहा है कि हम फैसिलिटेट कर पाए। इस वजह से नेशनल फाइनेंशियल स्विच ने क्या किया है, अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड किया है कहाँ तक, नॉन बैंकिंग एंटिटीज तक भी, विद व्हाट, with the white label ATMs. So we need to differentiate between the normal ATM that is being provided by the bank or a ATM which is provided by the NBFCs. तो जो भी नॉन बैंकिंग एंटिटीज होंगी वो जो ATM देते हैं उसको बोला जाता है व्हाइट लेबल ATM। और ये व्हाइट लेबल ATM कोई लग्जरी ATM या ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग एंटिटीज, उसके लिए जस्ट ये किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, डिजिटल फॉर्म ऑफ ए कंट्रीज फेट करेंसी। अब ये जो फेट करेंसी है ये क्या होती है, करेंसी जो है, करेंसी में फेट मींस कि आपका कितना उसमें ट्रस्ट है। सो वी हैव ट्रस्ट इन द करेंसी, क्यों, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट ने करेंसी जब लॉन्च करना स्टार्ट किया था तो तब बोला गया था दैट कि इस करेंसी के पीछे रिजर्व रखा हुआ है। So the reserve of 200 crore behind this currency is the basic foundation of the trust. So इसको fiduciary money भी बोल दिया जाता है या fit money भी बोल दिया जाता है। Why? Because it depends upon the trust. So ये क्या है, ये डिजिटल फॉर्म होगी किसकी, कंट्री की फिट करेंसी की, तो उसी करेंसी का ये होने वाला है।
अपडेट क्या रही है, अपडेट अभी हाल फिलहाल में ये क्यों न्यूज में रहा है, बहामास जो है उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी नहीं है ये फर्स्ट, क्योंकि डिजिटल करेंसी से पहले काफी सारे बिटकॉइन कंट्रीज जो हैं वो उसको मान ही चुके थे, लाइक एल सल्वाडोर की बात कर लें तो वो तो उसको लीगलाइज कर चुके हैं। इट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मींस currency which is being circulated by the central bank in physical form now being circulated in the digital form. So digital form में क्या हो, मेरे पास 10 से 20 जो है फोटोज हो किसकी, करेंसी की, और मैं कुछ भी खरीदूं और एक फोटो दिखा के चली जाऊं, कितना अच्छा हो ऐसे, ठीक है। बट ऐसे नहीं किया जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से होगा कि एक कोड होगा, जो कोड आप जो है आगे लाइक वो लाइक जैसे कि नंबर होता है नोट के ऊपर, तो वो नंबर आप आगे जो है किसी को ट्रांसफर कर दोगे तो आपके उसमें से वो नंबर हट जाएगा, वो उनके पास चला जाएगा। सो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। अब अदर कंट्रीज के बेसिस पे अगर हम बात करें, लाइक यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, दे आर ऑल्सो वर्किंग ओवर दिस। अभी हाल फिलहाल में बहामास, आप याद रखोगे इसको। इंडिया का स्टेटस क्या है कि इंडिया ने अभी तक तो कोई भी ऐसी डिजिटल करेंसी जो है वो दी नहीं है। हम अभी लाइक इस टाइम पे तो सोच रहे हैं, बट दे सकते हैं कि नहीं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब नॉर्मली क्या बोला जाता है दैट कि बैंक नोट, बेसिक जो बैंक नोट इशू करते हैं किसके अंडर, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, उसको अमेंड करना पड़ेगा। और जब हम उसको अमेंड करेंगे तो उसमें हम बैंक नोट में ये डिजिटल नोट जो है उनको भी हम ऐड करेंगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील। बट यहाँ से आपने क्या समझा, आपने ये समझा दैट कि आरबीआई एक्ट 1934 है जिसमें बैंक नोट है जिसके थ्रू करेंसी रेगुलेट होती है कंट्री में। सो इससे ये पॉइंट निकल कर आता है कि जिसके थ्रू जो है कंट्री करेंसी को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आ जाता है अंगड़िया सिस्टम। यहाँ पर आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934 वो रेगुलेट करता है बैंक नोट से रिलेटेड थिंग को, ठीक है। एंड जो भी बैंक नोट होते हैं, करेंसी होती है, वो सारे के सारे आरबीआई इशू करता है। और जो भी स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट होते हैं या कॉइन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो करती है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं उस पर उसके सिग्नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपी का आप नोट देखोगे तो उस पर उनके सिग्नेचर मिलेंगे, और बाकी का आरबीआई के गवर्नर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंगड़िया सिस्टम। अब ये क्या सिस्टम है, ये एक तरीके का पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है, जो कि अभी अभी कोई मेंशन भी कर रहा था कि गाँव में यही होता है। हाँ जी, विकास मेंशन कर रहे थे, एग्जैक्टली। सो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो सेंड करते हैं कैश जनरली। ये क्या है अंगड़िया सिस्टम, इट इज नहीं, ये क्या है, ये डोमेस्टिक वर्जन है ऑफ अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट का। ये क्या है, ये एक डोमेस्टिक वर्जन है नोस्ट्रो वोस्ट्रो का। डोमेस्टिक वर्जन कैसे कि ट्रेडर जो है वो कैश सेंड करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थ्रू ए पर्सन विच इज कॉल्ड एज द अंगड़िया दैट स्टैंड्स फॉर द कुरियर। अब वो क्या करते हैं, वो एक प्लेस में होता है एक अंगड़िया, दूसरे प्लेस में दूसरा अंगड़िया होता है, तो अंगड़िया का ए का अंगड़िया बी के साथ जो है उनका अपना लाइक एक कोऑर्डिनेशन होता है। आपको पैसा ए से आपको पैसा सी को भिजवाना है, सी रहता बी के पास है, तो आप ए को बोल देते हो, ए का पैसा बी के पास पड़ा हुआ है, आप पैसा ए को दोगे, ए आपका पैसा सी तक पहुंचवा देगा, ठीक है। आपको फिजिकली कैरी नहीं करना पड़ेगा। सो इस तरीके से किया जाता है। अब ये टर्म जो है गुजराती मारवाड़ी या मारवाड़ी या मलबरी कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि बिजनेसेस और पैसा, गुजरात में तो पैसा ही पैसा है, ठीक है, वहां पे तो बिजनेस एंड पैसा सब कुछ ही मिलेगा आपको। और वहीं पर आपको देखने को मिलेगी बड़ी बड़ी फैमिलीज। एंड एक और चीज आपको देखने को मिलेगी वहां पर, जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम में नो वन वुड लाइक टू बी इन दैट जॉइंट फैमिली, बट क्या है कि जो शॉप है उसमें बांट के नहीं दिया हुआ तो करना पड़ रहा है। उसमें भी आप ये पाओगे कि जो शॉप में बांट के वो जो नहीं दिया हुआ है उसमें होता है कि आप नीचे नीचे से अपने ट्रेडर मतलब अपना आप बना के रखते हो उसमें, बस आपको किसी ना किसी तरीके से मतलब। हाँ, आप गुजरात से हो तीनों,
आप महाराष्ट्र से हो, आप दोनों गुजरात से हो, तो आपने तो देखा ही होगा। आपके घर पे भी होता है क्या? तो मतलब आप जॉइंट फैमिली में नहीं हो। अगर अभी भी होते ना तो आप यहाँ नहीं बैठे हुए होते। क्यों नहीं बैठे हुए होते? क्योंकि फिर तो, हाँ, फिर छोड़ते नहीं है ना। फिर एक स्टूडेंट है अभी, अभी तो उनके साथ इतना वो नहीं है कम्युनिकेशन, तो वो प्रिपेयर करना चाहते थे एंड वो अब उनका वही फिर वही कि जॉइंट बिजनेस एंड वो संभालने वाले। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ डील्स वगैरह दिलवाई अपने पापा को और उन्होंने बोला कि अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो फिर आप मुझे प्रिपेयर करने दोगे। डील फाइनल होगी और फिर वो प्रिपेयर करने के लिए दिल्ली आ गए। उनके दादाजी ने उनको वापस से बुला लिया। क्यों? क्योंकि बिजनेस का देखना है, और कि जब आपके पास बिजनेस आ रहा है तो आप फिर नौकरशाह क्यों बनना चाहोगे? ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट की वजह से उनको फिर वापस से ही बुला लिया। अब ऑनलाइन कैसे ना कैसे करके वो अपनी प्रिपरेशन को करते तो हैं मैनेज, बट फिर वही हो जाता है कि एक तो आप फुल टाइम कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि फुल टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फुल टाइम एक बार करने के बाद फिर आप पार्ट टाइम रख सकते हो उसको, बट एक बार ही फुल टाइम तो चाहिए ही होती है। ठीक है, सो होपफुली आपका जो है वो न्यूक्लियर फैमिली बन गया, तो इसीलिए आप यहाँ पहुँच गए। नेक्स्ट आ जाता है क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। अब ये क्या है? इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ द इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जो इमीडिएट आप पेमेंट सर्विस करते हैं, IMPS, ये क्या होता है? बैंक्स के थ्रू होता है जब आपको पैसा जो है ट्रांसफर करना होता है। अब यूपीआई क्या है? यूपीआई जो है ये एक हमें सर्विस दे रहा है जिसके थ्रू हम सबने अपना यूपीआई आईडी बना के रखा होगा। उस आईडी के थ्रू क्या कर रहे हो आप? उस आईडी के थ्रू आप जो है पेमेंट फैसिलिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूपीआई आईडी बनाई है तो फिर गूगल पे जो है वो आपको असिस्ट कर रहा है और आप उसके थ्रू जो है पेमेंट कर रहे हो। फाइन। सो अब ये क्या है? ये एक राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विस है जिसमें आप कैशलेस पेमेंट कर सकते हो, और वो कितना ईजी कर सकते हो। IMPS में तो फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, यूपीआई में तो कुछ नहीं, आपको जस्ट नंबर डालना है एंड देन क्लिक। अब ये काम कैसे करता है? ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में हम जो है डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जितने अकाउंट है आपके उतने अकाउंट्स के साथ उतनी ही यूपीआई आईडी आपकी हो सकती है। ठीक है, अब इसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है कि यूपीआई जो है करंटली द बिगेस्ट है अमंग द एनपीसीआई ऑपरेटेड जो भी पेमेंट सिस्टम है। एनपीसीआई इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एनपीसीआई का अपना एक लाइक काफ़ी सारे उनके पेमेंट मैकेनिज्म हैं, उसमें यूपीआई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सिक्योर भी है और सबसे ज़्यादा ये यूज़ भी किया जाता है। जैसे ही और अदर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है, भारत बिल पेमेंट सर्विस है एंड रूपे एटसेट्रा। ठीक है, ये सब कुछ है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, एनपीसीआई ने अनाउंस किया है कि नेपाल फर्स्ट फॉरेन कंट्री होने वाला है जो कि इंडिया का यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करेगा। अभी अगर हम नॉर्मली लेकर चले तो एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था 2016 में अपने 21 बैंक्स के थ्रू। मींस कि दीज आर द 21 बैंक्स दोज हु कैन इशू द यूपीआई आईडी। अब आप अपनी यूपीआई आईडी बना सकते हो आराम से बैंक अकाउंट से अटैच, तो इट मीन्स वो बैंक आपको अलाउ करें तभी तो बना सकते हो ना। इस वजह से एनपीसीआई ने 21 बैंक्स के साथ किया था। इसका उनको बेनिफिट क्या मिला? इसका बेनिफिट ये मिला कि जो पेमेंट है वो 24 आवर्स में, मीन्स 24 आवर्स तो छोड़ ही दीजिए, रियल टाइम में वो पेमेंट जो है सेटल हो जाती है। रियल टाइम का मतलब क्या है? रियल टाइम का मतलब ये है कि जितना टाइम किसी काम को करना में रियली लगता है उतने ही टाइम में वो हो जाता है। बस जितना टाइम आपको टाइप करके क्लिक करने में लगेगा उतने ही टाइम में जो है आप जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर होती है, यूपीआई आईडी से अगर आप पेमेंट करते हो तो वो सीधा जाके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ठीक है, यूपीआई से करते हो तो वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होती है एंड देन ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट आती है कि यूपीआई के थ्रू जो है वो पेमेंट जो है ट्रांसफर हुई है। सो ये थिंग एक निकल कर आती है। ठीक है, इज इट ओके? नेक्स्ट आ जाता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब है ये डोमेस्टिक बैंक है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से, जिसको बोला जाता है टू बिग टू फेल, कि आरबीआई कैन नॉट अलाउ दिस बैंक टू फेल। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने फेस किया था इन केस ऑफ द येस बैंक, येस बैंक के केस में जो है वो फेस किया था।
अब उससे पहले, ये समझाने से पहले आप एक थिंग को समझ लीजिए। बैंक से रिलेटेड होता है ये, दैट कि आपने सुना होगा टियर 1 एंड टियर 2 कैपिटल, सुना है? क्या होता है थोड़ा सा आप बता सकते हो? हल्का फुल्का, जितना भी, कोई बात नहीं, सही है गलत है कोई बात नहीं। ओके, अभी आगे से आपको पता भी रहेगा, ठीक है? हाँ जी, आप ओके, चलो कोई बात नहीं। टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है दिस इज समथिंग, अ काइंड ऑफ मनी विच इज एसोसिएटेड विद द बैंक या एंटिटी से रिलेटेड है, ठीक है? अब यहाँ पर एक और चीज आप समझ लीजिए, कोई भी जो बैंक होता है या कोई भी कंपनी होती है, अभी मैं इन जनरल लेकर चल रही हूँ, वो बनाते हैं क्या? अपने अकाउंट। अकाउंट जिसके थ्रू ये पता चलता है कि आपके पास क्या है आपके हाथ में, वो किसके थ्रू पता चलता है? बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है, ठीक है? बैलेंस शीट में दो चीजें आती है। अभी क्या होता है, ये वर्टिकल फॉर्म में बनती है, पहले हॉरिजॉन्टल में बनती थी। मैं आपको हॉरिजॉन्टल में ही बना के बता रही हूँ क्योंकि उसी से समझ आ जाता है। एक तरफ हम लिखते हैं क्या? एसेट्स, और इसी तरफ होता है एसेट्स, एंड एक तरफ हम लिखते हैं क्या? लाइबिलिटीज, ठीक है? अब आप सर, यूजुअली क्या होता है, बैलेंस शीट एज द नेम सजेस्ट इट मस्ट बी बैलेंस्ड, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। फॉर एग्जाम्पल योर एसेट्स आर इक्वल टू योर लाइबिलिटीज, तो आपके एग्जिस्टेंस का क्या फायदा? कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने क्या बोला? बैलेंस शीट मस्ट बी बैलेंस्ड मींस if one side is the assets, another side is the liabilities, they must be equal, and if they are equal then, तो यही हुआ कि मेरे एग्जिस्टेंस का जो मैं कमा रही हूँ वही खा रही हूँ, कुछ हो ही नहीं, मतलब कुछ जो है कुछ भी नहीं है, कहाँ से आएगी रेंज रोवर, ठीक है? सो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये शो करे दैट माय एसेट्स दे आर हायर देन द लाइबिलिटीज। सो एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में ये बैलेंस नहीं होते हैं। बैलेंस कैसे बनते हैं? ये एसेट्स मस्ट बी हायर देन द लाइबिलिटीज, तभी मेरे एग्जिस्टेंस का बेनिफिट है, तभी मेरा कंपनी चलता रहेगा। सो इफ आई एम गोइंग टू रिड्यूस द एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो मेरे पास आता है क्या? कैपिटल। और मेरे एसेट्स में से मेरी लाइबिलिटीज माइनस करने पर जो मेरे पास अमाउंट बचती है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द कैपिटल, वो कैपिटल मानी जाएगी कि दिस इज समथिंग विच आई हैड अर्नड, या फिर समथिंग जो मैंने बनाया है। इट मीन्स एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एंड यहाँ पर जो पॉइंट आ जाता है उसको हम बोल देंगे क्या? कैपिटल। Although capital is written on the side of the liabilities, but it shows this is something which belongs to me after disbursing my liabilities from my assets, जो मेरे पास बचता है, तो फिर ये लास्ट में हो जाते हैं क्या? इक्वल। हो गए इक्वल, फाइन। सो अब ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल है, इस कैपिटल की टू टाइप्स हैं, टियर 1 एंड टियर 2, ठीक है? समझ आया? इतना आ रहा है कि नहीं? इसीलिए लिखा ताकि बैलेंस हो जाए ये नीचे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ओके, चलिए आप ऐसे समझिए, मान लो कि मेरे पास जो एसेट्स हैं, मेरे पास एसेट्स थी 20 लाख। एसेट्स में सब कुछ लगा लो, मेरी कार, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सब कुछ। लाइबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया हुआ था, ये सब चीजें थी, सपोज करो वो मेरी है 5 लाख। बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए? बैलेंस। बैलेंस होनी चाहिए, तो इट मींस ये दोनों 20-20 होना चाहिए। बट मैं सरवाइव कब करूंगी? मैं सरवाइव इसी कंडीशन में करूंगी व्हेन माय एसेट्स आर हायर देन द लाइबिलिटीज। तो अब बैलेंस कैसे होगा? ठीक है, सो बैलेंस ऐसे होगा कि अगर मेरे पास 20 लाख की एसेट है और मुझे जो मेरे पास पैसा है वो है 20 लाख, पर 5 लाख मुझे दूसरों को देना है, तो मैं दे दूंगी, तो मेरे खुद के कितने बचे मेरे पास? 15 लाख।
सो ये 15 लाख को मैं क्या बोल देती हूँ, कैपिटल, एंड दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू मी। कोई भी प्रॉफिट होगा, कुछ भी होगा, वो इसी में ऐड हो जाएगा। समझ आ गया आपको इतना? अब ये बैलेंस शीट अब हम किसकी बना देते हैं, सपोज करो अभी हम बना देते हैं बैंक की। सो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या, बैंक्स बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैंक की बैलेंस शीट है। बैंक के लिए एसेट क्या थे, लोन जो बैंक ने दिए हुए थे। बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या है, डिपॉजिट्स। अब आप बोलोगे डिपॉजिट तो 5 लाख के आए और उसने 20 लाख के लोन कैसे दे दिए, तो वो तो उनका साइकिल है, वो चलता रहता है। ठीक है, इतना तो आप सोच ही लोगे। जो डिफरेंस बचेगा वो होगी क्या, कैपिटल। समझ आ गया इतना? ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए इस 20 लाख के कैपिटल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम किसकी फॉर्म में, टीयर 1 एंड टीयर 2। एक बार ऑनलाइन वालों का हाल देख लूं, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, समझ आ रहा है ना सबको? वेरी गुड अल्फिया, वेरी गुड। दैट्स नॉट गुड विकास, सुना है बट भूल गए। हाँ, अभी तो ताजी ताजी हुई थी इकोनॉमी। टीयर 1 एंड टीयर 2। अब टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है, टीयर 1 कैपिटल में आते हैं इक्विटी शेयर्स, और टीयर 1 कैपिटल में आते हैं क्या, डिस्क्लोज्ड रिजर्व। टीयर 2 कैपिटल में आते हैं क्या, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व। और कोई अगर मैंने डेट या कुछ ऐसा लिया, लाइक डिबेंचर इशू किए हुए हैं, तो वो आते हैं। समझ आया अब आपको? अब एक और चीज आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये कैपिटल जो है, जो मैंने निकाली है, इस कैपिटल को बोला जाता है क्या, नेट वर्थ। नेट वर्थ मीन्स व्हाट, नेट वर्थ। सो नेटवर्थ का बेसिक मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं, अच्छा चलिए मैं ऐसे पूछती हूँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की नेटवर्थ क्या है, वो छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी की नेटवर्थ क्या है, केजरीवाल जी की नेटवर्थ क्या है, 45 करोड़ का बंगलो? नहीं। ओके, सो नेटवर्थ का मतलब होता है कि वर्थ क्या है जो बिलोंग करती है उस पर्सनल थिंग को। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक थिंग कितना बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते हैं इन फ्यूचर, वो होती है उनकी नेटवर्थ, वो होती है उनकी नेटवर्थ। अब ये कंपनी अगर वर्किंग रहेगी तो ये कितनों को एम्प्लॉयमेंट, कितना काम कर सकती है, किस तरीके से कर सकती है, तो वो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम वैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। शार्क टैंक में आपने देखा होगा, वो बोलते हैं ना कि वैल्यूएशन कितनी है, तो वैल्यूएशन में किसकी बात करते हैं, नेटवर्थ की, कि अगर आज आपकी कंपनी को बेच दिया जाए तो आपकी कंपनी एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद कितने रुपए अर्न कर सकती है। वो होता है क्या, वैल्यूएशन। ऐसे करके हम क्या निकाल लेते हैं, वैल्यूएशन, नेटवर्थ। और ये जो वैल्यूएशन है इसको हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर इशू किए हुए होंगे, डिबेंचर किसको बोलते हैं, अरे अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो मुझे बोलो, मैं उस टर्म को समझाती चलूंगी। इससे ही आता तो सब कुछ था। आज फिर क्या गजनी बन गए हो? ओके, सो ठीक है, शेयर में अगर आपने शेयर इशू करे तो उसमें आपके पास क्या आएगा, वोटिंग राइट आएगा, ओनरशिप आएगी, और साथ ही साथ प्रॉफिट
का रेट डिटरमाइन नहीं है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर। लेफ्ट ओवर पोर्शन जो बचेगा वो सारा आपको बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि आप ओनर हो। प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं मेहमान की तरह। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं मेहमान की तरह। फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट आपके घर पे आ जाता है, तो अगर खाना बनेगा तो पहले किसको दिया जाएगा? गेस्ट को दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो खाना बच जाता है वो आपको मिलेगा। ज्यादा बच गया तो ज्यादा मिलेगा, कम बच गया तो कम मिलेगा, बट मिलेगा अगर बच जाता है तो। उसी तरीके से होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कौन? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये होते हैं डेट। अब समझिए क्या, 20 लाख का मेरा कंपनी का वैल्यूएशन था, इसमें से मैंने इशू कितना करना है अभी? 10 लाख। अगर मैं 10 लाख के शेयर इशू करती हूँ तो अब मेरी कंपनी का 50% ओनरशिप भी चला जाएगा। मुझे पैसों की जरूरत है, पर मुझे ये भी डर है कि 50% ओनरशिप चला गया तो हर बार मुझे उनसे पूछ के कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड अब डिबेंचर के केस में क्या होता है? डिबेंचर के केस में कि 10 लाख रुपीस चाहिए ना मुझे, तो मैं 10 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू कर देती हूँ, और ये किसकी फॉर्म में होगा? लोन की फॉर्म में। या तो मैं 10 लाख के लोन ले लेती, किससे? बैंक से, या तो मैं 10 लाख के डिबेंचर बना कर सेल कर देती हूँ। किनको? 100 लोगों को। तो ऐसे होगा इन 100 लोगों ने मुझे लोन दिया हुआ है। क्योंकि मेरी कंपनी की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है तो इस वजह से आप सब लेना पसंद करते हो, क्योंकि आपको ये है कि मैं डिफॉल्ट नहीं करूँगी, मैं इंटरेस्ट पे करूँगी। तो ये होते हैं क्या? डिबेंचर्स। तो अब क्या डिबेंचर्स मेरे लिए एक एसेट है? क्या है? इक्विटी शेयर मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है? एसेट है। एसेट है। वो एसेट क्यों है? क्योंकि मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे उनको प्रॉफिट देना ही देना पड़ेगा। समझ आ गया इतना? बट यहाँ मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है कि देखिए, ये जो वैल्यूएशन था, वैल्यूएशन को मैं दो तरीके से ले सकती हूँ, एक शेयर, दूसरा डिबेंचर। अब शेयर में तो मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, बट डिबेंचर में मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मुझे पे बैक करना है। इस वजह से क्या होता है कि ये बोला जाता है कि टीयर 1 कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए, टीयर 2 कम होनी चाहिए। अगर मेरे ऊपर लाइबिलिटी ही ज़्यादा है पैसा देने की, तो फिर मेरे कंपनी के वैल्यूएशन होने का फ़ायदा भी क्या हुआ? सपोज करो ये 15 लाख जो मैंने लिखे हुए थे यहाँ पर, ये 15 लाख में 5 लाख रुपीस तो वो है जो कि मैंने डिबेंचर इशू करके कमाए हैं, और 10 लाख वो है जो मैंने शेयर को करके कमाए हैं। है तो 15 लाख, बट इस 5 लाख में भी तो मेरे ऊपर बर्डन है कि मुझे पे करना है। क्या 10 लाख का बर्डन है मेरे ऊपर? इक्विटी शेयर का क्या मुझे पैसा वापस करना है? नहीं ना। अगर चाहिए भी तो मैं कैसे कर सकती हूँ? बाय बैक के थ्रू। बट वैसे तो मुझे कोई लाइबिलिटी नहीं है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि टीयर 2 कैपिटल कम से कम होनी चाहिए, टीयर 1 कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। डिस्क्लोज रिजर्व का मतलब वो रिजर्व जो कि मैंने डिस्क्लोज किए हैं, मैंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल हर बार क्या होता है कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट होता है, मैंने सोचा कि मैं हर महीने 20,000 रुपीज़ जो है वो सेव करती चलूँगी, और वो मैं अपने एक रिजर्व में रखती चलती हूँ, तो वो हो जाएगा क्या? डिस्क्लोज रिजर्व। अब क्योंकि मैंने पैसा दिखाया है, तो अगर कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन हो सकती है तो वहाँ मैं इसको स्पेंड कर दूंगी, ठीक है, वहाँ मैं इसको स्पेंड कर दूंगी, तो वहाँ पर ये स्पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनडिस्क्लोज रिजर्व एंड डेट। अनडिस्क्लोज रिजर्व का मतलब क्या है? ऐसा रिजर्व जो मैं रख तो रही हूँ बट मैं दिखा नहीं रही हूँ। अब सपोज करो आपने जो है पैसा बता के सेव किया, तो आपके पास सेविंग है, तो आप खर्च करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने सेविंग किया हुआ था। सपोज करो आप पैसा छुपा के सेव कर रहे हो और आप जो है कुछ परचेज कर लेते हो। मान लो कि आपने फिर क्या किया, आपने जो है ईयरफोन जो है परचेज कर लिए, वो भी कौन से? एप्पल, ठीक है। तो आपके घर वाले पूछेंगे कहाँ से किए, आप ये बोलोगे सेविंग किया है, वो कहेंगे सेविंग कैसे कर रहे थे तुम? इट मीन्स
अनडिस्क्लोज रिजर्व को स्पेंड नहीं कर सकते हो आप, और अगर आप स्पेंड भी करते हो तो भी आपके ऊपर जो है रिपरकशंस आ सकती हैं, एंड डेट तो वैसे भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो इस वजह से दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, टीयर 1 एंड टीयर 2। एंड अगर कोई बैंक है तो बैंक को बोला जाता है कि आपके पास ज़्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए, टीयर 1 कैपिटल की होनी चाहिए। सो टीयर 1 कैपिटल ये होता है। अभी समझ में आ गया आपको, अच्छे से आ गया सबको? हाँ जी, ऑनलाइन में, हाँ जी, हाँ जी पूछो। बिल्कुल, प्रॉफिट तो शेयर करना पड़ेगा, बट कैपिटल नहीं। प्रॉफिट इज समथिंग विच आई विल अर्न। इफ आई एम अर्निंग देन आई विल शेयर, इफ आई एम नॉट अर्निंग देन आई डू नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, मीन्स कि मनी मेरे को वापस करना है या मुझे देना ही है, तो वो नहीं है मेरे ऊपर। ठीक है, हाँ जी, देखो दोनों ही चीजें आ जाती है। कंपनी बैलेंस आउट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी इज नॉट पेइंग प्रॉफिट, देन व्हाई वुड यू लाइक टू परचेज और बाय देयर शेयर्स? सो दे हैव टू शो देमसेल्फ एज प्रॉफिटेबल, बट इतना प्रॉफिटेबल कि हाँ उनके पास रिजर्व में भी रखा जाए एंड दिया भी जाए। एंड अनदर थिंग इज दैट these shareholder, they are the owner, and all the director, all everyone, they are doing for them. तो अगर उनको प्रॉफिट देंगे तो वो चलाएंगे, अदरवाइज वो नहीं चलाएंगे। ठीक है, सो वो पॉइंट भी आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, ओके। देखो, इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोला जाता है? वाई? बिकॉज बैंक दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर मनी, एंड इफ यू विल ऑल्सो इन्वेस्ट योर मनी, तो आपको डिपॉजिट पे तो कितना इंटरेस्ट मिलता है, एंड इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना भी इंटरेस्ट मिल सकता है। मैं आपको नॉर्मली बताऊं, शेयर मार्केट में अगर नॉर्मल, अगर मैं आपको बेसिक आराम से बताऊं तो 11% के आसपास है शेयर मार्केट में प्रॉफिट का रेशो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट मतलब लाइक शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 11% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा, 89% चांस है कि आपको लॉस होगा। और आप प्रॉफिट कमाते हो क्यों? क्योंकि 89% ने लॉस कमाया है, मीन्स यू आर अर्निंग ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। शेयर मार्केट में ये होता है। सो अब उस बेसिस पर डिपेंड करता है आपके डिसीजन पर कि आपको कब कहाँ कितना परचेज करना है। ठीक है, सो ये शेयर मार्केट में पूरा मैकेनिज्म चलता है। और डिपॉजिट का तो क्या है, आपका पैसा पड़ा है, वो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट दे रहे हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, वो अदर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, डिफरेंस पे ही तो वो कमा रहे हैं। समझ रहे हो आप? बट बैंक में श्योरिटी है, वहां श्योरिटी नहीं है। सो वो भी पॉइंट निकल कर आता है। ठीक है, सो किसी भी कंट्री में मनी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। कब हो सकता है? तभी हो सकता है अगर, या क्रेडिट क्रिएट हो सकता है अगर लोगों में बैंकिंग हैबिट्स हो। अब बैंकिंग हैबिट से मेरा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इंडल्जिंग इन टू द शेयर मार्केट, then also you require to open a bank account and you need to deposit your money in the bank, and it's up to you, you want to use or not. So वो आपके ऊपर है कि आप उसको ओपन करना चाहते हो, आप लाइक आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो वो अलग सिनेरियो हो जाता है, बट बैंक का ज़रूरत है उसमें भी। ठीक है, सो वो पॉइंट निकल कर आता है। ये सबको क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। सो अभी बेसिकली क्या किया है, जो आरबीआई है, आरबीआई ने बोला है 2022 की लिस्ट दी है उन्होंने, और उसमें उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, इन 3 बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोला है। एसबीआई को तो बोलते अच्छे लगते हैं, क्यों? गवर्नमेंट बैंक है। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को क्यों बोल दिया?
इसीलिए क्योंकि प्राइवेट बैंक होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं। एंड अगर प्राइवेट बैंक के ऊपर आरबीआई इस तरीके के रेगुलेशन ना लगाए तो इतना पैसा होने के बाद अगर वो फेल कर जाते हैं तो पूरा इकोनॉमी जो है वो डिवास्टेट हो जाएगा। इस वजह से क्या किया गया है, इस वजह से आरबीआई ने क्या किया है, उन्होंने बकेट बनाई है। सो आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक जो है वो बकेट 1 में रखे हैं और एसबीआई जो है वो बकेट 3 में रखा है। अब एसबीआई का बकेट में रखने का जो उनका मीनिंग है उसका मतलब ये है कि अब मान लीजिए मैंने किसी बैंक को बोला है कि ये बैंक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। सो उस इम्पोर्टेंट बैंक को मैं अलाउ नहीं करूँगी कि वो ज़्यादा डिफरेंस रखे। ज़्यादा डिफरेंस मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल आई एम द बैंक, आपने मेरे पास 1000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं। मैं क्या करूंगी, मैं आपके ये 1000 रुपीज सारे के सारे लोन में दे दूं। कल को आप अपने पैसे मांगने आ गए तो लोन वाला मुझे देगा नहीं, मैं क्या करूंगी, कटोरा लेके कहाँ जाऊंगी, ठीक है। सो इस वजह से क्या किया जाता है, आरबीआई रेगुलेशन रखता है इनके ऊपर एंड यू नो दोज रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या? सीआरआर, एसएलआर, जो इतना सिंपल लगता है नहीं। इसके अलावा बेसल नॉर्म्स का नेम सुना होगा आपने, ठीक है। देयर आर बेसल नॉर्म्स 1, 2 एंड 3। अभी रिसेंटली बेसल नॉर्म 2 चल रहा है हमारा, वर्ल्ड में 3 चल रहा है, बट हमने अभी तक 3 वाला एडॉप्ट नहीं किया है। उसमें क्या करना पड़ रहा है हमें, उसमें हमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखना पड़ रहा है। मीन्स कि जितना आपके पास होगा उसका कितना परसेंटेज आपको अपने पास रखने की ज़रूरत है। तो आरबीआई ने बोला है किसको, एसबीआई को, क्योंकि राज चला सकता है एसबीआई के ऊपर ज़्यादा। आईसीआईसी और एचडीएफसी ज़्यादा राज नहीं चलने देंगे, थोड़ा चलने देंगे, ठीक है। सो एसबीआई के ऊपर तो क्या राज चलाया है कि आपको अपना रिस्क वेटेड एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट्स, बैंक के लिए एसेट क्या है, लोन, लोन के ऊपर क्या है, रिस्क। तो कितना रिस्क है किस लोन के ऊपर, उसके प्रोपोर्शन में उनको अपने पास एक कैपिटल रखनी पड़ेगी एडिशनली। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक सिस्टमेटिक बैंक है। सो ये रिक्वायरमेंट अब उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? बकेट 3 में होने के बावजूद भी एसबीआई के ऊपर हमने स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हुए हैं, एसबीआई के ऊपर हमने स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हुए हैं। एंड उसमें हमने क्या बोला है, दैट कि उन्हें अपनी कॉमन इक्विटी दैट इज टीयर 1 कैपिटल का 0.60% जो है वो रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल उनकी जो भी रिस्क वेटेड एसेट्स होंगी, अपनी रिस्क वेटेड एसेट्स का 0.60% किस में रखने की ज़रूरत है, टीयर 1 कैपिटल में रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एसेट्स हैं 20 लाख, सपोज करो इसमें से मेरी रिस्क वेटेड एसेट जिनके ऊपर रिस्क है वो है 10 लाख। सपोज करिए इस 10 लाख का 0.60% मुझे किसकी फॉर्म में रखना है, 100% वो मुझे टीयर 1 में रखना ही रखना है। इसका एडिशनल मुझे रखना ही रखना है, जितना रखा हुआ था पहले वो तो रहेगा ही, अब और भी मुझे रखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये रखा गया था फॉर दी एसबीआई, ठीक है। इसके अलावा ये बोला गया है कि आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक जो है उनको भी ये करना होगा कि उनका जो टीयर 1 और टीयर 2 का जो रेशियो है उसमें ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स टीयर 1 में ज़्यादा आना चाहिए, टीयर 2 में कम आएगा तो चलेगा, ठीक है। अब इस बेसिस पे अगर हम चले तो इससे क्या रेलिवेंस निकल कर आता है, उन्होंने बोला है कि किन बैंक को वो लिस्ट करते हैं। उन्होंने बोला ए बैंक नीड्स टू हैव एसेट्स दैट एक्सीड 2% ऑफ द नेशनल जीडीपी। एक बैंक के लोन जो उन्होंने दे रखे हैं वो उनके 2% ऑफ द नेशनल जीडीपी के इक्वल होना चाहिए, तभी उस बैंक को हम लिस्ट करेंगे। इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक एंड जो है एचडीएफसी बैंक ये दोनों आ गए हैं। अब आरबीआई जो है 2015 से लेकर अब तक इस लिस्ट को जो है रेगुलेट करता आ रहा है। 2015 मीन्स
द एनडीए गवर्नमेंट टाइम पीरियड, सो तब से वो ऐसा कर रहा है। ऐसा करके वो क्या करता है, वो 5 बकेट डालता है। सो 5 बकेट में 1 2 3 4 5, एंड उसके बेसिस पर जो है वो रेगुलेशंस देता है कि 1 में कौन होगा, 2 में कौन, 3 में कौन, 4 में कौन। सो बकेट 3 में जो एसबीआई है उसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि एसबीआई तो वो तो आरबीआई के बाद सेकंड बैंक जो है एसबीआई ही बोला जाता है। आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी ये प्राइवेट बैंक है, बट इनका एसेट्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनको भी रखा हुआ है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर थिंग निकल कर आती है इंपॉर्टेंट बैंक से। अब आपको अच्छे से समझ आ गया टीयर 1 जो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो कंपनी है वो कंपनी सपोज कर, चलो बैंक जो है किस में प्रेफर करेगा, टीयर 1 में या टीयर 2 में? बैंक हाँ जी। सो ऑप्शन 1 इज द टीयर 1, ऑप्शन 2 इज द टीयर 2। टीयर 2 में, टीयर 2, हाँ जी, ऑनलाइन टीयर 2। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। नो वन वुड प्रेफर टू लाइक बैंक के पर्सपेक्टिव से भी देखो, वाई? बिकॉज एक साइड तो आपको क्या करना पड़ रहा है, एक साइड तो आपको प्रॉफिट होगा तो दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। बट इन केस ऑफ ये जो आपका ये है फॉर एग्जांपल द टीयर 2 डेट, उसमें तो आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी जो बैंक होता है वो हमेशा टीयर 1 कैपिटल में प्रेफर करता है, बट टीयर 2 कैपिटल में देयर इज अनडिस्क्लोज रिजर्व, उसमें जो है लार्ज अमाउंट रखी जाती है, एंड वो लार्ज चंक ऑफ अमाउंट इज आइडल अमाउंट। क्यों? क्योंकि उसको आप यूज भी नहीं करना चाहोगे और यूज करोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि करोगे तो फंस जाओगे और रखते आप जा रहे हो। मुझे बता दीजिए आपके साथ कभी ऐसी कंडीशन हुई है? हुई है? ओके, सो आपने टीयर 2 में रखा है, एंड देन फिर आपसे पूछा गया कि आपने क्यों, कहाँ से लाए हो ये? गर्ल्स के साथ नहीं होती है ऐसे, हुई है नीतिका? हाँ, नहीं ना, हाँ वही, हाँ आपने बोल दिया दोस्त का है। बॉयज में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि ले आते हैं खुद से और बोल देते हैं घर पे दोस्त का है, और सालों साल तक वो दोस्त की चीज पड़ी रहती है, पूछते हैं दोस्त लेके क्यों नहीं जाता। ठीक है, सो ये होता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक किस में प्रेफर करेगा, बैंक जो है टीयर 1 में प्रेफर करेगा, या फिर इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर नॉर्मली हम पूछे कि सेफर कौन सा होता है, वो होता है टीयर 1। ठीक है, अब हम जो अपना स्टैटिक वाला पोर्शन करेंगे उसमें भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बेसल 1 2 3 में क्या बोला गया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहा है, रिस्क वेटेड एसेट्स रहा है, मिनिमम कैपिटल रिजर्व रहा है, बफर स्टॉक रहा है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी रहने वाली है। इज इट ओके? ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया? फाइन। नेक्स्ट देख लीजिए उत्कर्ष 2.0। सो उत्कर्ष 2.0 जो है इट इज आरबीआईज मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है। इसका टाइम पीरियड रहेगा फॉर 2023 टू 2025। इससे पहले वाला क्या रहा था, 2019 टू 2022। करना क्या है, कुछ नहीं, जस्ट हमें एक सुपरवाइजरी मैकेनिज्म रखना है, एक जो है रेगुलेटरी जो है व्यू इनके ऊपर रखना है। नेक्स्ट आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है, होता क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट? ये चार्ज कौन करता है? बैंक चार्ज करता है। किस पर चार्ज करता है? मर्चेंट पर चार्ज करता है। क्या है ये? एक तरह की रेट है जो चार्ज की जाती है एक मर्चेंट पर, किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। क्यों? देखो, अगर बैंक चार्ज कर रहा है किसी के ऊपर, क्यों? क्योंकि बैंक कोई सर्विस दे रहा होगा तभी चार्ज कर रहा है। अब वो जो मर्चेंट है, उस मर्चेंट को बैंक एक सर्विस दे रहा है। किसी भी मर्चेंट को बैंक क्या सर्विस दे सकता है? ये सर्विस दे सकता है कि उसका पेमेंट वो फैसिलिटेट करवा रहा हो। सो यहाँ रेट जो है वो चार्ज किया जाता है एक मर्चेंट पर। चार्ज कौन करता है? बैंक करता है। क्यों? क्योंकि बैंक उसे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज दे रहा है, इस वजह से वो मर्चेंट के ऊपर जो है वो करता है। अब फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, मान लीजिए बैंक ने आपको एक कार्ड इशू किया हुआ है। वो इशू इसीलिए किया है क्योंकि आपका एक
अकाउंट है वहां पर। अब उस कार्ड से आप किसी मर्चेंट पर किसी एक सप्लायर या किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हो। फायदा इस पूरे प्रोसीजर में किसका हो रहा है? मर्चेंट का। फैसिलिटेट कर रहा है ना, यहाँ पर पेमेंट फैसिलिटेट कर रहा है। अब बैंक ये सर्विस दे रहा है किसको? मर्चेंट को, इसीलिए बैंक मर्चेंट से फीस चार्ज करता है। ठीक है, इसीलिए वो फीस चार्ज करता है। अब यूपीआई में क्या हो रहा है? यूपीआई में आप जो है कोई एक पेमेंट कर रहे हो, आपको एक यूपीआई आईडी दी गई है एंड उसके थ्रू आप जो है पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो, दैट्स अनदर सिनेरियो। बट फॉर एग्जाम्पल आप आपस में अमाउंट ट्रांसफर करते हो, फॉर एग्जाम्पल विद योर फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स। तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हो वहाँ कोई मर्चेंट है क्या? आइडली तो मर्चेंट से ये लेना चाहिए हमें, फॉर एग्जाम्पल जो रिसीव कर रहा है पेमेंट उससे लेना चाहिए। बट यूपीआई के केस में मर्चेंट फीस नहीं होती है। सो देर इज नो मर्चेंट फीस इन केस ऑफ यूपीआई। वाई? बिकॉज यूपीआई में कोई अदर पेमेंट मैकेनिज्म नहीं यहाँ पर हो रहा है, जस्ट यहाँ पर मनी ट्रांसफर हो रही है बैंक टू बैंक। अब वो यूपीआई के थ्रू आप चाहे किसी को भी करो, मर्चेंट फीस नहीं होती है। अब मान लो कि आप जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मशीन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, सो दैट सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक, सो दैट्स व्हाई मर्चेंट से उसका अमाउंट लिया जाता है। मर्चेंट जो है उसको सेटअप करनी होती है ये सर्विस किसके साथ? बैंक के साथ, एंड अग्री टू द रेट प्रायर टू एक्सेप्टिंग द डेबिट एंड द क्रेडिट कार्ड एज अ पेमेंट। मर्चेंट को ये एग्री करना पड़ता है, यस आई विल पे टू हुम? टू द बैंक। फॉर एग्जाम्पल कि बैंक आया है मशीन लगाने को एंड देन फिर मर्चेंट तब तो बोले अरे हाँ बहुत अच्छे से दिखाए बिठाए, और जब पैसे लेने की बात आए वो उसका फ़ोन ही ना उठाए। ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए। वो सर्विस जो है सीधी सी बात है बैंक के हाथ में होता है, बैंक किसी भी टाइम जो है उसको बंद कर सकता है। ठीक है, अब ये जो एमडीआर चार्जेस होते हैं ये एक्सप्रेस कैसे किए जाते हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट होगी उसकी एज अ परसेंटेज की फॉर्म में जो है ये हम देखते हैं। और जो रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हुई है, कौन सा कार्ड था, कब कब कस्टमर ने यूज किया है, एंड एवरेज ट्रांजैक्शन कितनी रहती है उसके बेसिस पर भी ये देखा जाता है। जो अमाउंट है मर्चेंट पे करता है हर ट्रांजैक्शन के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किस किस में? 3 स्टेक होल्डर में। कौन कौन? द बैंक जिसने की ट्रांजैक्शन करवाई है, बैंक जो इन्वॉल्व है मनी, वेंडर जिसने वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो इंस्टॉल करी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड को स्वाइप मशीन जो होती है वो, एंड कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर जैसे कि वीजा या मास्टर कार्ड। आपने देखा होगा ना आपके एटीएम कार्ड पे वीजा या मास्टर कार्ड लगा होता है, तो वो तो ये इन तीन के बीच में जो ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सो नॉर्मली तो बोला जाता है कि ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट बेसिक क्या है कि ये मर्चेंट के ऊपर ही लगाई जाती है एंड चार्ज बैंक करता है। चार्ज बैंक करता है बट ये डिस्ट्रीब्यूट इन तीनों में हो जाती है। अब मोस्टली तो क्या है, बैंक ही इन तीनों का भी काम करता रहता है। बैंक ही बोल देता है कि वेंडर भी मैं ही हूँ, वीजा मास्टर कार्ड से भी मेरे ही हाथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो वही वाला सीन हो जाता है। समझ आ गया आपको ये अच्छे से? ओके, बट अंडर, हाँ जी, क्यों क्यों? बिकॉज एमडीआर कस्टमर का इससे कोई लेना देना नहीं होता, कस्टमर का इससे कोई लेना देना नहीं होता। कस्टमर कैश में दे या कार्ड से दे, कस्टमर से तो सपोज करो 50,000 लेना है, 50,000 ही लिया जाएगा। बट मर्चेंट को अगर वो कार्ड से ले रहा है तो उसको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, कैश से आ रहा है तो उसको किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए वो डिस्काउंट दे देते हैं कि कैश से करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया? फाइन। नेक्स्ट आता है क्या? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA। ये कब बनाई गई थी? 2018 में, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें अकाउंट को कौन मॉनिटर करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आती है। ये क्या करती है? ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो क्या करती है? इन्फोर्स करती है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ये इंश्योर करती है कि ऑडिट जो है वो क्वालिटी ऑडिट हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये ऑडिट क्या होता है?
ये बैंक है, ये बैंक की बैलेंस शीट है, ये इन्होंने अपना ये बैलेंस शीट बनाया है। क्या फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस शीट कौन बनाएगा? ये बनाएंगे कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर है, जिनका पैसा लगा हुआ है, क्या वो कुछ कर रहे हैं? अब ये कौन इंश्योर करेगा? जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा कि मैम उनको प्रॉफिट कौन देगा, या प्रॉफिट वो ना डिस्क्लोज करें, इस तरीके मींस दे कैन डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन देयर अकाउंट्स, कर सकते हैं कि नहीं? अपना प्रॉफिट वो कम दिखा दे, टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट कम दिखा दे, तो उसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए जो वो स्क्रूटिनी जो की जाती है, उस स्क्रूटिनी को बोला जाता है ऑडिट, एंड दैट ऑडिट मस्ट बी द क्वालिटी ऑडिट, सो दैट कि अभी क्वालिटी ऑडिट भी क्या होगा? ऑडिटर को ही चाय समोसे खिला दो, एग्जैक्टली यही सब किया जाता है, सो दैट कि मतलब बहुत आराम से आसानी से हो जाता है, चाय समोसे खिला दो आराम से, समोसे के अंदर कुछ भी डाल के आलू की जगह जो है वही गोल्ड डाल के जो है वो खिला दो, सो वो थिंग की जाती है। सो अब इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि ये जो बैंक के थ्रू ये काम किया जाता है, अब इसमें हर कोई इन्वॉल्व होता है, जिसकी भी बैलेंस शीट को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा वही पर्सन जो है ऑडिट करवाएगा, ठीक है? एंड वो बैंक भी हो सकता है, वो बैंक की बैलेंस शीट भी हो सकती है, ठीक है? दोनों ही चीजें हो सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वही है ऑब्जेक्टिव कि पैसा जिसका लगा हुआ है उसको ये अश्योरेंस हो कि उसका पैसा जो है वो सेफ है। So that's why to enhance the investor and the public confidence in the financial disclosure of the companies, that this company is earning profitably and वो कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, so that फिर इन्वेस्टर अपना पैसा लगाएंगे क्योंकि उनको पता है ये प्रॉफिट को डिस्क्लोज करते हैं, तो उस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। इसमें जो चेयरपर्सन है दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैक्सिमम इसमें 15 मेंबर होते हैं, और ये क्या है? एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी जो है इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आती है, इसे सीएजी जो है वो मॉनिटर करते हैं, और सीएजी क्या काम करवाते हैं? इनसे ऑडिटिंग का सुपरविजन करवाते हैं, ठीक है? सो ये काम किया जाता है। हाँ जी। हम्म। टच करने का मतलब ओके, जो बेसिक कंपनीज का मतलब है जो हम यहाँ कंपनीज सेटअप कर, कंपनीज एक्ट 2013 आपने सुना है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कंपनीज, अगर आप कंपनीज बनना चाहते हो, देखो काफ़ी सारे टाइप होते हैं बिजनेस करने की, पार्टनरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, कंपनीज होता है। कंपनीज का बेनिफिट क्या होता है कि कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है? एंड दूसरा, कंपनी में क्या होता है? सेपरेट एंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी आपके नाम से रजिस्टर्ड है, बट कंपनी का लाइबिलिटी आपके पर्सनल लाइबिलिटी से अलग है, ठीक है? सो वो वाला थिंग हो जाता है। सो उस केस में वो वाली कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, हम इन बॉडीज की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मालूका सर ने अपना ये कंपनी बनाया हुआ है, तो इसको ऑडिट करना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल नाइकी को, प्यूमा को, इन सबको, मतलब ये तो ब्रांड है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है उनको करना, ठीक है? वो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्या? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एज अ नेम सजेस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने दिया होगा। ये क्या है? 10,000 करोड़ का फंड है। इसका नेचर क्या है? सेबी रजिस्टर करेगी कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड दैट वाज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट, सो दैट कि वो एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रमोट करे। सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको हमने बनाया गया है किसके लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और ये जो स्पेसिफिक पर्पस मतलब अदर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए भी ये है। ये वाला ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड किसके लिए रखा जा रहा है? एमएसएमई सेक्टर के लिए रखा जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है क्या? हो जाएगा कि नहीं होगा? एक तो हो ही जाएगा। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्या है? ये ग्रीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, कि हम फाइनेंशियल सिस्टम की ग्रीनिंग करवाना चाहते हैं। ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? हम उसको प्योर दिखाना चाहते हैं, एंड उसको ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी काम होता है वो साफ सुथरा होता है, ग्रीनरी ग्रीनरी है, और आप खुल के सांस ले सकते हो, ठीक है?
सो ये क्या है, एक वॉलंटरी ग्रुप है किन का, 62 सेंट्रल बैंक्स का। ये एट द पेरिस वन प्लेनेट समिट जो हुआ था दिसंबर 2017 में, वहां 8 सेंट्रल बैंकों और सुपरवाइजर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम जो है अपने सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि सांस ले पाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है ये डिफाइन करता है, प्रमोट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। एंड हमें क्या करना है, कंडक्ट करना है, कमीशन करना है, एनालिटिकल वर्क करना है ऑन द ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस मीन्स द मनी विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर द लाइक ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक ग्रीन बॉन्ड हो गए, ये सब चीजें हो गई इनके लिए। इसके अराउंड 90 के पास मेंबर होंगे। अब क्या हुआ है कि आरबीआई ने ज्वाइन कर लिया है किसको, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम को। इट मींस क्या इंडिया इसका ओरिजिनली मेंबर था, ओरिजिनली इंडिया इसका मेंबर नहीं था, ठीक है। अब हमने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। सो 10 आपके इतने काफ़ी होंगे आज के लिए। बाकी ये कल हमारा फिर 2 क्लास होगा, पहले करंट अफेयर का होगा, फिर हमारा इकोनॉमी का क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। सो जल्दी ही आपको फ्री कर देंगे, अब बस आप टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ते जाना अब, ठीक है। सो फिर मिलते हैं हम कल। ठीक है, हाँ जी, अब आरबीआई इसका मेंबर बन चुका है, तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल। आप इसके नोट्स लेके चले जाना। आई थिंक अभी अपलोड हो गए हैं कि नहीं। विकास सिंह आप बीमार मत पड़ जाना। हाँ जी, नहीं पढ़ूंगी। अरे अपनी मर्जी से कहाँ पढ़ते हैं। हाँ ये हो सकता है। हम्म, ऐसे हुआ था आपको कि अंदर अंदर एनर्जी नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। हम्म, आपको भी। मैपिंग। मेरे को पहले फूड पॉइजनिंग हुआ, एंड देन वो फूड पॉइजनिंग 2 दिन चला, उसके बाद मेरे को टाइफाइड भी हो गया, तो टाइफाइड का मेडिसिन नहीं ले पा रही थी क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी था, तो वो इसीलिए इतने दिन तक स्प्रेड हो गया, तो इस वजह से, इस वजह से अभी अभी भी देखो निशान पड़े हुए हैं दोनों हाथ में ड्रिप का। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब बार बार नहीं याद करवाओ विकास मेरे को। हर बोल को भी टाइफाइड हो गया था, मतलब अभी चल रहा है टाइफाइड का मौसम। अभी आप सब ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूंगी, आप सब भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अरे अल्फिया आप भी बीमार थे। हाँ जी। नहीं मेरे को मार्क्स नहीं, मेरे को वो बताओ अपना परसेंटेज। और उसमें से ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है ना। 22 29 के आसपास आप बता रहे थे। हम्म, ठीक है, ओके। पहले मुझे बताओ शॉर्ट शॉर्ट में कितना रहता है। कितना लाइक आप कितना अटेम्प्ट करते हो। ठीक है। हम्म, 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 ओके। हम्म, ओके ओके, वो तो चलो कोई नहीं, कल से हम रेगुलर करेंगे वो तो आपका। मैप के तो होने नहीं चाहिए आपके।
तो सीज मैंने करवाया तो था। कोई नहीं, अभी डेली मैं टास्क दूंगी आपको, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाते हो तो फिर नेगेटिव होने लगते हैं। ज़्यादा नंबर, देखो नंबर के पीछे जाओ ही नहीं, आप डिसाइड करो कि आपका 40 to 45, अगर मान लो हम 40 to 45 तो हम वैसे मान लेते हैं, एक्चुअल पेपर में ना उस टाइम पे हॉट सीट पे बैठे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हम शॉर्ट में भी अपने आप को बोलते हैं नहीं तुम नहीं हो शॉर्ट, ठीक है। इस वजह से आप मार्जिन रखो कि आपका 30 to 35, 35 to 40 के बीच में आपका शॉर्ट रहा है, ठीक है। 35 to 40 के बीच में शॉर्ट अगर आपका रहा है, देन फिर डिसाइड करो मेरे को 45 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। 45 क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव में चाहिए तो फिर वो 80 to 85 का रेंज पहुंचाना पड़ता है। मतलब फिर आप डिसाइड करो कि इतने क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, उसमें भी बिल्कुल अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके 40-45 पहुंचाना है। उसमें आपको ये देखना है कि 50-50 वाले कितने हैं और 3 और 1 वाले कितने हैं, क्योंकि जिनमें बिल्कुल ही ज़ीरो होगा, कुछ भी नहीं आपको पता है, वो तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से आपके बनते हैं करने वाले? 50-50 वाले। सब यही बोलते हैं कि 50-50 वाले क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ने नहीं चाहिए, मैं भी यही बात बोलती हूँ, बट एक और चीज़ मैं उसमें ऐड ऑन करूँगी। 50-50 वाले क्वेश्चंस में 50-50 आपने कर दिया है, उसके बाद दो ऑप्शन में आप बचते हो, दो ऑप्शन में एक्चुअली अपने आप से पूछो कि अब इन दो ऑप्शन में आपको एक कम और एक ज़्यादा लग रहा है, या ये दो ऑप्शन में आपको इनका कुछ आता पता ही नहीं है। समझ रहे हो? एक तो ऐसा जिनमें 4 के 4 ऑप्शन का आता पता नहीं है, एक ऐसा जिसमें दो ऑप्शन का आता पता था उसको साइड कर दिया, अब दो का कुछ आता पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। तो इक्विवेलेंट हुए कि नहीं हुए वो, है ना। इस वजह से अब केयरफुल रह के आपको अटेम्प्ट करना है। एक और चीज आप नोटिस करना, 3 और 1 वाले क्वेश्चन आपके ज्यादा करेक्ट आते होंगे पोर्शन वाइज। पोर्शन वाइज फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50-50 वाले क्वेश्चन 10 किए हैं, ये हो सकता है कि उसमें आपका 4 और 6 रहे, 4 करेक्ट 6 इनकरेक्ट, और 3 और 1 वाले क्वेश्चन आपने 4 ही किए थे और उसमें आपका 2-2 हो गया। ऐसा हो सकता है, आपने देखा भी होगा। तो इस वजह से आप उन क्वेश्चन को एलिमिनेट करना वाइल डूइंग दोज 50-50 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कई बच्चों का एनालाइज किया है, ये कईयों ने शेयर भी किया है कि वो बोल देते हैं मैम 30 क्वेश्चन में ऐसा था कि 50-50 था, और फिर उसमें से 12 ही क्वेश्चन करेक्ट हुए, 18 गलत हो गए। सो वहाँ आप ये इंश्योर करना कि दो ऑप्शन वो बचे हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, तो उनको मत आप अटेम्प्ट करना। उसके बाद जिनमें लगता है कि हाँ हो सकते हैं वो वाले अटेम्प्ट करना, ठीक है। हम्म 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 देखो, इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शंस कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं। ऑप्शंस पे अगर आप एलिमिनेट करके पहुंच पा रहे हो तो ठीक है, वो मत करना कि ऑल ऑफ दी अबव कर दो या कैन बी या मे बी वाला पोर्शन कर दो, क्योंकि जो हमारा यूपीएससी है उसने ना धोखा दिया है इस टाइप के क्वेश्चंस में 2021 में भी और 2 में भी, इस वजह से, ठीक है। अच्छा बाहर चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी अर्शदीप, मैं देख लेती हूँ।